नेक्स्ट हमारा जो इस वीडियो का पार्ट था वो था हमने अपनी थीम ऑप्शंस का पेज जो है वो कॉन्फ़िगर करना था। तो वर्साना ये हमारी थीम का नेम है। इसके अंदर फंक्शंस डॉट php ऑलरेडी हमने डिफाइन की हुई है। एसेट्स का फोल्डर भी आई थिंक हमने ऐड किया था, उसमें CSS और JS का फोल्डर क्रिएट किया था। तो एक हम नया फोल्डर क्रिएट करेंगे इंक का, इंक्लूड्स का शॉर्ट फॉर्म है ये। उसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे थीम ऑप्शंस का, और अपनी थीम ऑप्शंस के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम इस फोल्डर के अंदर अरेंज करेंगे, और फिर इन सारी चीज़ों को आप फंक्शंस डॉट php के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और जो आपकी थीम ऑप्शंस का जो पेज होगा उसके लिए जो CSS की फाइल है वो admin डॉट CSS के अंदर आएगी, और उसकी JS जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो admin डॉट JS की फाइल के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और अपनी थीम के अंदर अगर हम आए तो अभी आप देखें हमारे पास इंक का फोल्डर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस फोल्डर को हम पहले क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर। इसको हमने, बल्कि ये टेम्पलेट्स के अंदर ऐड हो रहा है, मेन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसको हम कहते हैं इंक। अब इस फोल्डर के अंदर हमारा फोल्डर आएगा थीम डैश ऑप्शंस, और फिर इसके अंदर हमने फाइल क्रिएट करनी है ऑप्शंस डैश डिफॉल्ट्स। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, ऑप्शन डैश डिफॉल्ट, एंटर कर देंगे। अब इसका कोड हम कॉपी करके उस फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे। इसको हम देखते हैं ये कोड क्या है और उसका पर्पस क्या है। कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा थीम ऑप्शंस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट हमारी थीम ऑप्शंस हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं इस फाइल के थ्रू। अब डिफ़ॉल्ट्स हमारी क्या है, कुछ सेटिंग्स हैं जो हम अपनी थीम ऑप्शंस के पेज के थ्रू अलाउ करेंगे, यूज़र उसको चेंज कर सके, एडजस्ट कर सके। अब उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो जस्ट हम यहाँ पर इस फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो हम अपनी थीम ऑप्शंस के पेज के ऊपर अलाउ करवा रहे हैं। जैसा कि हम गूगल फ़ॉन्ट्स को अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, हेडिंग के लिए कौन सी गूगल फ़ॉन्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं, बॉडी के लिए कौन सा गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स को आप प्री लोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसको स्वैप करना चाहते हैं फ़ॉन्ट के डिस्प्ले को। ये कुछ फ़ॉन्ट की रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनको आप अपनी सेटिंग के पेज के थ्रू आप यूज़र को ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि आप इनको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक परफॉर्मेंस की टैब होगी, उसके थ्रू हम कुछ सेटिंग्स जो हैं वो अलाउ करेंगे। जैसे आप इमेजेस को लेज़ी लोड करना चाहते हैं, आप अपनी जो क्रिटिकल फॉन्ट्स हैं उनको प्री लोड करना चाहते हैं, आप इमोजीज को डिसेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इम्बेड्स को आप अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्यूरी सेटिंग स्ट्रिंग्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ सेटिंग्स हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हमने यहाँ पर असाइन कर दी है। इसी तरीके से एक हमारी फीचर्स की टैब होगी जिसके थ्रू हम अपने यूज़र को ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं अपनी थीम के वो इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे आप ब्रेड क्रम्स को इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। रीडिंग टाइम आपने ऑलरेडी देखा होगा, कई पोस्ट के ऊपर लिखा होता है कि इस पोस्ट को रीड करने के लिए आपको कितना एस्टिमेटेड टाइम जो है वो लगेगा। इस फीचर को आप इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। शेयर बटन्स आपकी थीम के अंदर होते हैं, आप उनके थ्रू अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, इसको आप इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। स्टिकी हेडर, आप उसको अपने हेडर को स्टिकी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके अलावा एक इंटीग्रेशंस की टैब होगी हमारे पास जिसके अंदर आप मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सर्विसेज को अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है तो उसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको एम्प्टी रखा हुआ है हमने। फेसबुक पिक्सल आईडी उसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रखा हुआ है। गूगल टैग मैनेजर की आईडी, हेडर स्क्रिप्ट्स, कुछ कस्टम स्क्रिप्ट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, फुटर के स्क्रिप्ट्स हैं वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं
तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट हमने एम्प्टी रखा हुआ है। तो यूज़र अगर इनके अंदर कुछ अपने स्क्रिप्ट्स ऐड करेगा तो वो फिर हम अपने इस फीचर के थ्रू अपनी थीम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका जो मेन कोड है वो लेटर हम देखेंगे। यहाँ पर जस्ट हम इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि हम अपनी थीम के थ्रू ऑप्शंस के पेज के ऊपर कौन कौन सी टैब्स ऐड करेंगे और उनके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होंगी। इसके अलावा हमारे पास ये एडवांस की टैब होगी एक, जिसके अंदर हम कस्टम CSS अगर यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो वो हम अलाउ कर रहे हैं, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी होगी। फिर आप डेवलपर मोड को इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स किया हुआ है। गुटनबर्ग के CSS को आप डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको फॉल्स किया हुआ है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो हम अपनी थीम ऑप्शंस पेज के थ्रू अलाउ करेंगे, और इनको आप theme.json के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको थीम ऑप्शंस पेज के थ्रू इनेबल या डिसेबल करेंगे, और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। फिर नीचे हमने इसको एक फ़िल्टर भी दे दिया है, ताकि कोई चाइल्ड थीम है या कोई प्लगइन है वो हमारी इस थीम की ऑप्शंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को अगर कॉन्फ़िगर करना चाहे या चेंज करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, तो वो इस फ़िल्टर को यूज़ करके इनको मॉडिफाई कर सके। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आप जहाँ पर भी पॉसिबल हो फ़िल्टर्स और एक्शन हुक्स जो हैं उनका यूज़ करें, ताकि आप अपनी थीम को एक्सटेंडेबल बना सकें। चाइल्ड थीम उसको एडिट कर सके, मॉडिफाई कर सकें उसकी कैपेबिलिटीज़ को, या जो प्लगइन्स हैं वो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट हम एक हेल्पर फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप अपनी जो ऑप्शंस हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, किसी एक स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, उसकी की आप प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को। तो ये आपको इस ऊपर वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए जस्ट आपको उस सिंगल ऑप्शन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। कंट्रोल S कर देंगे तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस की फ़ाइल है, जिसका कोड हमने इस फाइल के अंदर रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हम एक फाइल क्रिएट करेंगे ऑप्शंस को इनिशियलाइज करने के लिए, ऑप्शंस डैश इनिट के नाम से। तो ये हम फाइल क्रिएट करते हैं। इसका कोड हम कॉपी कर लेंगे। अब इस फाइल के थ्रू हम अपनी ऑप्शंस को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस ऐड किए हुए हैं। एक तो हमारे पास ये हेल्पर फंक्शन है गेट ऑप्शन का। तो इसमें आप एक सिंपली एक की प्रोवाइड करते हैं और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी जो ऑप्शंस का जो डेटाबेस है, ऑप्शन का टेबल होता है आपकी वर्डप्रेस की साइट के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी सेटिंग्स को सेव करते हैं। हमारी जो थीम स्पेसिफिक सेटिंग्स होंगी वो इस वेरिएबल के अंदर सेव्ड होंगी। ठीक है, अब इस फंक्शन के थ्रू हम जो भी की पास करेंगे तो वो स्पेसिफिक जो ऑप्शन है की बेस पे उसकी जो वैल्यू है वो ये वाला फंक्शन हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप देखें ना, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ सेटिंग्स जो हैं वो डिफाइन की थी। ठीक है, ये एक अरे है। फॉर एग्जांपल आपको इस सेटिंग की वैल्यू चाहिए कि इस टाइम पे इसकी क्या वैल्यू सेट हुई है आपकी थीम के अंदर या सेटिंग्स के अंदर, तो आप जस्ट ये वाली की प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। साथ ही हम इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं कि अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती या उसकी वैल्यू सेट नहीं है, तो ये वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं ये उसको रिटर्न कर देगा। और अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए हैं उनको रिटर्न कर देगा। तो तीन चीज़ें होंगी, या तो अगर यूज़र ने इसकी वैल्यू को सेट किया हुआ है तो वो रिटर्न होगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वो रिटर्न हो जाएगी। अगर वो भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं वो वाली रिटर्न हो जाएगी इसको। तो ये एक हमारा हेल्पर फंक्शन है जिसको हम मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करेंगे। ये फंक्शन एक सिंगल की को रिटर्न करता था,
अगर आपको सारी वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए हमने एक ये हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर आपको सारी जो सेटिंग्स हैं जो हमारी थीम ऑप्शंस का पेज सपोर्ट करेगा उनको रिटर्न कर देगा। और इसमें भी वही चीज़ होगी, अगर तो वो वैल्यू यूज़र ने चेंज की हुई हैं तो वो रिटर्न होंगी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती या उसने सेट की नहीं की हुई तो उस केस में फिर ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो हैं वो रिटर्न कर देगा। ये दो फंक्शंस थे गेट करने के लिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक अपडेट का फंक्शन है, जिसके थ्रू अगर आप किसी स्पेसिफिक की की बेस पे आप किसी स्पेसिफिक ऑप्शन को या किसी स्पेसिफिक सेटिंग को अपडेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को, तो वो आप इस फंक्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। सिंपली आप उसकी की देंगे, उसको किस सेटिंग को आपने एडजस्ट करना है, उसकी नई वैल्यू क्या है वो आप देंगे, तो ये वाला फंक्शन जो है ये सिंपली उस ऑप्शन को या उस सेटिंग को अपडेट कर देगा। फिर नेक्स्ट, अब थीम डॉट ऑप्शंस के पेज के ऊपर आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू आप अलाउ करेंगे अपने यूज़र को कि वो अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सके। तो उसके लिए हम अपनी सेटिंग्स को पहले रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और सेटिंग्स को रजिस्टर करने के लिए हम वर्डप्रेस की जो एडमिन इनिट की हुक है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ अपना कस्टम फंक्शन अटैच कर रहे हैं। ये एक्शन हुक है, इसके साथ हमने अपना कस्टम फंक्शन अटैच कर दिया, जिसके थ्रू हम अपनी सेटिंग्स को रजिस्टर करवा रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि हमारी ऑप्शंस जो हैं उनका नेम क्या होगा, और ये जब हम सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर तो उस टाइम पे हमारी जो ऑप्शंस हैं वो किस वेरिएबल के अंदर सेव होंगी वो हमने बता दिया। फिर नेक्स्ट आप उसके कुछ पैरामीटर बता रहे हैं अपनी सेटिंग्स के लिए कि ये जो सेटिंग आप सेव करेंगे इसकी टाइप क्या होगी, ये किस फॉर्म में, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होगी या अरे की फॉर्म में सेव होगी। तो हम बता रहे हैं कि ये अरे की फॉर्म में सेव होगी। फिर इन सेटिंग्स के लिए अगर आप इनको वैलिडेट करना चाहते हैं, सैनिटाइज करना चाहते हैं इनको, आप जैसे आप कह लें कि आप किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर किसी सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो कुछ सैनिटाइजेशन के लिए आप फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सैनिटाइज की कॉल बैक फंक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं परसाना सैनिटाइज ऑप्शंस का, जिसके थ्रू हम अपनी एक एक ऑप्शन को सेव करवाने से पहले सैनिटाइज करेंगे प्रॉपरली, ताकि वो सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर डेटाबेस के अंदर सेव हो। फिर जो डिफ़ॉल्ट है इसकी सेटिंग्स, उसके लिए हम इस फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट का फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो इस सेटिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ये वाली वैल्यूज जो है वो सेव हो जाएंगी। जैसे ही हम अपनी सेटिंग्स का पेज, थीम डॉट ऑप्शंस का पेज जो है उसकी सेटिंग्स को सेव करवाएंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये सेव होंगी, अगर कोई और ऑप्शंस या कोई और वैल्यूज़ यूज़र ने चेंज नहीं की। तो ये बेसिकली सेटिंग्स का फॉर्म या सेटिंग्स हमने अपनी थीम की वो रजिस्टर करवा दी है वर्डप्रेस के सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारा थीम ऑप्शंस का पेज होगा उसको हमने डिज़ाइन भी करना है, और उस पर कुछ टैब्स की स्विचिंग के लिए कोई जावास्क्रिप्ट कोड भी हमने ऐड करना होगा। उसके लिए हमने दो फाइल्स को कॉन्फ़िगर किया है, एनक्यू करवाया है। स्टाइल्स को एनक्यू करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, और स्क्रिप्ट्स को रजिस्टर करवाने के लिए हम WP-enqueue स्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं। अगर आप अपनी CSS फाइल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या JS फाइल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो साथ ही हम ये वाली फाइल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। एसेट्स का फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एक हम फोल्डर बनाएंगे CSS के लिए, और इसके अंदर हमारी फाइल आएगी admin.css। आप इसका नेम एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे थीम ऑप्शन CSS भी आप इसको कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको चेंज करते हैं, थीम डैश ऑप्शंस डॉट CSS। ये आई थिंक ज़्यादा अच्छा नेम होगा इसके लिए। फिर एसेट्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे JS के लिए। उसी तरीके से इसके अंदर भी हमारे पास एक फाइल आ जाएगी थीम डैश ऑप्शंस डॉट JS। नेम को भी हम एडजस्ट करेंगे, थीम डैश ऑप्शंस डॉट CSS और थीम डैश ऑप्शंस डॉट JS।
और इसमें चूँकि हम कलर पिकर भी यूज़ कर रहे हैं सेटिंग्स के लिए, आई थिंक सो के कलर के लिए हम theme.json को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है। खैर इसको हम फ़िलहाल रहने देते हैं, इसको अलाउ करते हैं। बाद में अगर हम इसको रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव कर लेंगे। तो जब हम अपने JS फाइल को एनक्यू करवा रहे हैं तो साथ ही हम इसको बता रहे हैं कि ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये 2 और स्क्रिप्ट्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी jQuery पर डिपेंड कर रहा है और जो wp-color picker है इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर इसके डिपेंडेंसी अरे के अंदर ऐड कर दी। फिर इसका वर्जन हमने बता दिया है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं या आप इसको एक कांस्टेंट के अंदर डिफाइन करके भी इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ट्रू हमने कर दिया, यानी इस स्क्रिप्ट को हमने फुटर के अंदर लोड करवाना है। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI ये फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपनी थीम की डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं और फिर उसके अंदर आप रेलेवेंट अपना पाथ बता सकते हैं कि ये फाइल आपकी कहाँ पर पड़ी हुई है। यानी थीम डायरेक्टरी के अंदर यानी वर्साना के अंदर आप पहुंच गए, फिर आप बता रहे हैं एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाना है, फिर JS के फोल्डर के अंदर जाना है और वहां पर ये थीम फाइल एग्जिस्ट करती है, थीम डैश ऑप्शंस। फिर इसका एक यूनिक नेम आप दे देते हैं, जैसे हमारे केस में इसका नेम हम देते हैं वर्साना डैश थीम डैश ऑप्शंस। इसी तरीके से इसको भी हम अपडेट करते हैं। ये यूनिक नेम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूनिक नेम था ये वाला, तो अब इसको हमने यूज़ करना था तो सिंपली हमने इसका नेम यूज़ कर लिया। इसी वजह से हम हर स्टाइल जो फाइल होती है या हर जो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है जिसको हम एनक्यू करवाते हैं उसका एक यूनिक नेम या उसकी स्लग जो है वो डिफाइन करते हैं, ताकि लेटर ऑन अगर हमें यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ कर लें। यहाँ पर सिंपली हम इसको बता रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शंस का पेज होगा उसके ऊपर आपने जस्ट इन स्क्रिप्ट्स को और इस CSS की फाइल को लोड करवाना है, अदरवाइज आपने इन फाइल्स को लोड नहीं करना। तो ये हमारा ऑप्शंस डैश इनिट की फाइल है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइल है ऑप्शंस डैश सैनिटाइज की, जिसके थ्रू हम अपनी सेटिंग्स की जो फील्ड्स हैं उनको सैनिटाइज करेंगे ताकि वो सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर सेव हो। इसके कोड को हम कॉपी कर लेंगे। तो इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारे सैनिटाइजेशन के फंक्शंस होंगे। वर्साना सैनिटाइज ऑप्शंस ये हमने कॉल बैक के लिए यूज़ किया था, अगर आपको याद हो जब हमने अपनी सेटिंग्स को रजिस्टर करवाया था। तो ये आप देखें वर्साना सैनिटाइज ऑप्शंस, ये हमने सैनिटाइज की कॉल बैक के तौर पर प्रोवाइड किया था और ये वो फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके थ्रू बेसिकली हम अपनी वैल्यूज़ को सैनिटाइज करेंगे। सबसे पहले कुछ तो हमारे पास ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज़ थी, सेटिंग्स थी, जिनको हमने बूलियन फील्ड्स के अरे के अंदर ऐड किया हुआ है। इसकी वैल्यूज़ जस्ट या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, तो हमने यही अलाउ करनी है और कोई वैल्यू इसके अंदर हम सेव नहीं करवाना चाहते। तो सिंपली फॉर ईच लूप लगा के हमने चेक कर लिया कि इसकी वैल्यू, पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसकी टाइप हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये बूल यानी बूलियन होगी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसको फॉल्स कर रहे हैं। फिर कुछ हमारी टेक्स्ट फील्ड्स थी, जैसे अगर आपको याद हो डिफॉल्ट्स के अंदर अगर आप देखें कुछ टेक्स्ट फील्ड्स हैं, जैसे ये वाली है जिसको हमने एम्प्टी किया हुआ है डिफॉल्ट वैल्यूज़। इस तरीके से ये हमारी सारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो इनको सैनिटाइज करने के लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फील्ड। तो ये हेल्पर फंक्शन है सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप इस फंक्शन के थ्रू जब आप अपनी फील्ड को पास करवा के सेव करेंगे तो ये सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर सेव होगी। एक हमारे पास कस्टम CSS की सेटिंग थी, तो इसको अगर आप सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर से सारे जो टैग्स हैं उनको रिमूव करवाएंगे पहले। तो इसके लिए सैनिटाइजेशन का फंक्शन हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है wp_strip all tags। तो ये मेक श्योर करेगा कि इस कस्टम CSS के अंदर आपका कोई टैग जो है वो सेव नहीं होना चाहिए। फिर चूंकि आप हेडर स्क्रिप्ट्स भी अलाउ कर रहे हैं और फुटर स्क्रिप्ट्स भी अलाउ कर रहे हैं,
तो उसके लिए सैनिटाइजेशन के लिए हेल्पर फंक्शन हम एडमिन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं अनफिल्टर्ड HTML के जो करंट यूज़र है जो इसको सेव करवा रहा है उसकी कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए unfiltered_HTML। तो इसके थ्रू अगर आप इसको पास करवाएंगे तो ये फिर सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो सेव होगी। फिर हमने एक हेल्पर इसका फिल्टर भी इसको प्रोवाइड कर दिया है ताकि अगर आप कुछ और सेटिंग्स कोई चाइल्ड थीम डिफाइन करती है और उसके लिए वो कुछ सैनिटाइजेशन के और फंक्शंस इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो इस फिल्टर को इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट कर सके, या अगर वो इन्हीं फील्ड्स को किसी और हिसाब से मॉडिफाई करवाना चाहे या सैनिटाइज करवाना चाहे तो वो भी इस फिल्टर को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को सैनिटाइज करवा ले। सैनिटाइज करने के बाद हम उन चीज़ों को, उन सेटिंग्स को या उन वैल्यूज़ को सैनिटाइज के अरे के अंदर सेव करवा रहे थे और वही हम इसको पास कर रहे हैं। तो सैनिटाइज का अरे भी इसको पास कर रहे हैं और इनपुट का जो ओरिजिनल अरे है वो भी हम इसको पास कर रहे हैं ताकि जो चाइल्ड थीम्स हैं वो अगर कस्टम सैनिटाइजेशन के फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो इन वैल्यूज़ के ऊपर उनको अप्लाई कर सके। ये एक हेल्पर फंक्शन इसने प्रोवाइड किया हुआ है वर्साना वैलिडेट एनालिटिक्स आईडी। ठीक है, तो जैसे एनालिटिक्स की आईडी के लिए अगर आप कोई कस्टम वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये हेल्पर फंक्शन इसको प्रोवाइड किया हुआ है। ये प्रैग मैच के फंक्शन के थ्रू, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ये वैलिडेट करेगा कि आपकी जो गूगल एनालिटिक्स की आईडी है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसको हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से आपकी जो और सेटिंग्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल आईडी है, फेसबुक पिक्सल आईडी है, गूगल टैग मैनेजर आईडी है, इनके लिए आप कुछ स्पेसिफिक वैलिडेशन के फंक्शंस भी लिख सकते हैं और उनके थ्रू आप इन वैल्यूज़ को सैनिटाइज करवा सकते हैं और आप यूज़र को कोई एरर या वार्निंग शो कर सकते हैं कि आप जो वैल्यू सेव करवाना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लें। तो ये फाइल है जिसके अंदर आपके सारे सैनिटाइजेशन के हवाले से फंक्शंस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फाइल है ऑप्शंस पेज। अब इस फाइल के थ्रू हम बुनियादी तौर पे वो पेज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो यूज़र को शो होंगी। इसके कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये काफ़ी लेंथी कोड है। इसके अंदर एक तो हम अपनी एडमिन के लिए एडमिन का मेन्यू जो है वो ऐड कर रहे हैं वर्साना ऑप्शंस के नेम से। ये आपकी जो अपीयरेंस का जो का मेन्यू है उसके अंदर ये वाला जो पेज है हमारा वर्साना ऑप्शंस का ये शो हो जाएगा। ये उसका टाइटल है और ये जब मेन्यू के अंदर जो हमें शो होगा ये उसका नेम है और ये आपका यानी किस मेन्यू के चाइल्ड के तौर पर आप इसको शो करवाना चाहते हैं ये उसका स्लग है और ये फिर आपका वो फंक्शन है जिसकी आउटपुट जो है वो इस पेज के ऊपर शो हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा वो रेंडरिंग का फंक्शन है जिसके थ्रू हम सारी वो आउटपुट जो है वो इसको शो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं करंट यूज़र की कैपेबिलिटी चेक करते हुए, क्या करंट यूज़र जो है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो थीम ऑप्शंस को एडिट कर सके। अगर नहीं है तो हम उसको एरर मैसेज जो है वो शो करवा रहे हैं। फिर हमारा ये जो पेज है इस पे टैब्स होंगी, इन टैब्स के स्विचिंग के लिए ये वाला कोड जो है ये हमने लिखा हुआ है। हमारी टैब्स कौन कौन सी होंगी, फॉन्ट्स की टैब होगी, परफॉर्मेंस की टैब होगी, फीचर्स की टैब होगी, इंटीग्रेशंस की और एडवांस की। ठीक है, और एक्टिव टैब कौन सी होगी वो हम क्यूरी पैरामीटर के थ्रू $_get के थ्रू इसको गेट करके इसको जो एक्टिव हमारी टैब है उसको स्विच कर रहे हैं और उसका जीएस कोड भी हम लिखेंगे शॉर्टली। यहाँ से हमारा मेन उसका रैपर फंक्शन, रैपर उसकी डिव स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट में हमने इसका टाइटल एडमिन पेज
टाइटल जो हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू, वो हम सिंपली इसको शो करवा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे पास हेडर आ जाएगा। इसके लिए हमने कुछ डिस्क्रिप्शन और कुछ टेक्स्ट इसके अंदर ऐड किया हुआ है। फिर हमारी सेटिंग्स के जो एरर्स होंगे वो हम इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर शो करवा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी फिर मेन आपकी वो टैब्स आ जाएंगी जिनको आप स्विच कर सकते हैं। हाँ, और नेक्स्ट फिर हमारा ये मेन फॉर्म है सेटिंग्स का, और इसके अंदर सेटिंग्स की फील्ड्स इसकी वर्साना ऑप्शंस के नेम से हमने कॉन्फ़िगर की थी। अगर आपको याद हो जब हमने अपनी सेटिंग्स को रजिस्टर करवाया था, ये देखें वर्साना अंडरस्कोर ऑप्शंस की हमने यूज़ की थी, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर जो एक्टिव टैब है उसके हिसाब से हमने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। अगर परफॉर्मेंस की टैब एक्टिव होगी तो उसके लिए ये वाला इस आउटपुट इसको शो हो जाएगी, ये वाली सेटिंग्स शो हो जाएंगी। ये फंक्शन नीचे इसके लिखे हुए हैं, हर एक के हर टैब के लिए एक अलग फंक्शन लिखा हुआ है। और एंड पे हमारा इस सेटिंग को सबमिट करने का सेव का बटन आ जाएगा। फिर ये हमारे वो सारे फंक्शंस हैं फॉन्ट्स की टैब के लिए, परफॉर्मेंस की टैब के लिए, फीचर्स की टैब के लिए, और इसके बाद इंटीग्रेशंस की टैब के लिए, इसी तरीके से एडवांस्ड की टैब के लिए। तो ये हमारे 5 फंक्शंस हैं हर टैब के लिए स्पेसिफिक। अब एक एक कोड को या लाइन को एक्सप्लेन करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसको सिंपली हम कुछ टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उसके बाद हम टेबल का लेआउट यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर जो जो सेटिंग्स हम अलाउ कर रहे हैं इस टैब के अंदर वो हमने सिंपली इसको शो करवाई हुई हैं। वर्साना थीम ऑप्शंस इसके ज़रिए ये हमारे वेरिएबल का नेम है जिसके थ्रू हमारी सेटिंग्स जो हैं वो सेव होंगी। और ये हमारी वो कीज़ हैं जो हमने यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो ये वाली कीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं, और यही कीज़ हम यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं और इसी के थ्रू हम इसको सेव करवाएंगे। ठीक है। अब ये जो ये चेक बॉक्स है या ये टेक्स्ट है, उनके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो ये सिंपली हमने वो फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं, और ये वो हेल्पर फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम इनकी वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम लोड कर देंगे, और फिर जो वैल्यू यूज़र चेंज करेगा तो वो जो चेंज वैल्यू है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी जब सेव का बटन प्रेस होगा। तो इसके लिए हम सारी सेटिंग्स जो हैं, अगर वो टेक्स्ट फील्ड है तो उस हिसाब से उनके टाइप्स वगैरह यहाँ पर हमने ऐड की हुई हैं, और उनके स्पेसिफिक जो कीज़ हैं वो यहाँ पर हमने शो की हुई हैं। इस सारे कोड को आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये सिंपल स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं, और कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पर ऑलरेडी इन फाइल्स के अंदर डिफाइन कर आए हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कोड पार्ट की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ये स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं। अगर आपको वर्डप्रेस की कोडिंग का आइडिया है तो आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। जैसे ये चेक्ड है, ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस इसकी वैल्यूज़ को, करंट वैल्यू को देखने के लिए कि क्या ये मैंने इसको चेक करना है चेक बॉक्स को या नहीं करना, उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को देखते हुए। इसी तरीके से हर जो टैब है उसकी जो सेटिंग्स हैं उनका कोड आप देख सकते हैं। हर जो सेटिंग है उसको हमने स्पेसिफिक टैब के अंदर उसको शो करवाया हुआ है ताकि यूज़र उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सके। और इसी तरीके से सारी टैब्स की सेटिंग्स जो हैं उनका कोड आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट की अगर आपको समझ ना आए तो आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे, कंट्रोल एस। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक फाइल है ऑप्शंस डैश आउटपुट की, कंट्रोल सी। इस फाइल को हम क्रिएट करते हैं। इसका कोड हम कॉपी कर लेंगे। तो इस फाइल के अंदर बेसिकली हमने कुछ हेल्पर फंक्शंस ऐड किए हुए हैं कि अगर आपने जो सेटिंग्स है आपकी उनको अब आपने थीम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे।
फॉर एग्जांपल यूज़र ने कस्टम CSS जो है वो ऐड किया हुआ है, इसका मतलब है वो कस्टम CSS अपनी थीम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब कस्टम CSS आप हेड के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो एक्शन हुक वर्डप्रेस में प्रोवाइड करता है। अगर आप wp_head की एक्शन हुक यूज़ करेंगे, उसके साथ आपने ये फंक्शन अटैच किया हुआ है और इसके थ्रू आप अपनी सेटिंग्स गेट ऑप्शन का जो हमने हेल्पर फंक्शन डिफाइन किया था, उसके थ्रू आप इस स्पेसिफिक सेटिंग को गेट कर रहे हैं। अगर एम्प्टी है तो इसको सिंपली आप रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्टाइल टैग के अंदर इसको शो करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपकी थीम का हेड सेक्शन है उसके अंदर आपका ये स्टाइल जो है ये अप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूज़र ने कोई गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप सिंपली उस सेटिंग से गेट करके तो उसी तरीके से आप इसको भी हेड सेक्शन के अंदर ऐड करवा देंगे। कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो उनको ऐड करने के बाद आप सिंपली चूंकि उससे आईडी गेट कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी है और उसके एंड पे आप सिंपली उसकी आईडी को अपेंड कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड उसका कोड होता है गूगल एनालिटिक्स के को इम्प्लीमेंट करने का। ये यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये सारा ये स्टैंडर्ड होता है, गूगल इसको प्रोवाइड करता है। आप सिंपली यूज़र से उसकी आईडी गेट कर रहे हैं और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर ये जो गूगल एनालिटिक्स है इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो सकता है गूगल एनालिटिक्स के वर्जन के हिसाब से। तो अगर तो इसको पहले वो चेक कर रहा है, अगर उसके अंदर ये वाला फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको एम्बेड करवाने का ये वाला तरीकाकार है जो गूगल रिकमेंड करता है। और अगर वो ओल्डर फॉर्मेट के अंदर है तो ओल्डर फॉर्मेट के अंदर इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता था, तो इस हिसाब से उसने कोड को एडजस्ट किया हुआ है, सिंपली ये फेल्स लगाई हुई है और इसको भी हम हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से गूगल टैग मैनेजर है, उसकी सेटिंग को भी आप इसी तरीके से हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। फिर गूगल टैग मैनेजर के लिए कुछ कोड आपको हेड सेक्शन के अंदर ऐड करना होता है और कुछ कोड जो है वो आपको बॉडी सेक्शन के अंदर ऐड करना होता है। तो WP बॉडी ओपन की जो एक्शन हुक है उसके साथ आप इसको फंक्शन को अटैच करके तो उसका जो रेलेवेंट कोड है वो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से फेसबुक की जो पिक्सल आईडी है उसको भी आपने ऐड करना है, तो वो भी आप यूज़र की सेटिंग से गेट करके उसको आप हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। फिर अगर यूज़र ने कुछ कस्टम स्क्रिप्ट्स ऐड किए हुए हैं हेडर के लिए तो उसको भी आप WP_head के अंदर ऐड कर रहे हैं सेटिंग से गेट करने के बाद। अगर उसने फुटर के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स डिफाइन किए हुए हैं तो उसको आप WP_footer की एक्शन हुक के साथ अटैच करके उसको रजिस्टर करवा रहे हैं या उसको शो करवा रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर अगर यूज़र ने डिसेबल इमोजीज की सेटिंग को इनेबल किया हुआ है, यानी वो इमोजीज को रिमूव करना चाहता है या डिसअलाउ करना चाहता है, तो उस केस में आपने कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वर्डप्रेस जो इमोजीज के लिए प्रोवाइड करता है उनको आपने रिमूव करना है। तो सिंपली रिमूव_एक्शन के थ्रू हम उन स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स को रिमूव कर रहे हैं जिनके ज़रिए जो इमोजीज की सपोर्ट है वो डिसेबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इम्बेड्स की ऑप्शन डिसेबल करना चाह रहे हैं और यूज़र ने इसको इनेबल किया हुआ है, यानी वो अपनी थीम के अंदर इम्बेड्स को अलाउ नहीं करना चाह रहा और वो सेटिंग कन्फिगर्ड है, तो उसी तरह आप इन स्क्रिप्ट्स को डिसेबल कर रहे हैं remove_एक्शन के थ्रू, जिससे इम्बेड्स जो हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप बेसिकली सेटिंग्स को फ्रंट एंड पे या अपनी थीम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर हमारा जो थीम ऑप्शंस का पेज है उसके लिए कुछ स्टाइल्स हैं जो CSS फाइल के अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये हमारी theme-options.css की फाइल है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये सिंपल कुछ स्टाइलिंग है हमारे theme-options पेज के लिए। इसी तरीके से theme.options के पेज के ऊपर हमारे पास टैब्स हैं और टैब्स को स्विच करने के लिए आपको कुछ जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए होता है। इसी तरीके से कलर पिकर है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ कोड चाहिए। इसी तरीके से जो गूगल एनालिटिक्स है उसकी वैलिडेशन के लिए आपको कुछ कोड चाहिए, तो वो जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो हमने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देना है theme-options.js की फाइल के अंदर। इसको सिंपली आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हम कलर पिकर को इनिशियलाइज करवा रहे हैं,
और अगर आप थीम ऑप्शंस को रीसेट करना चाह रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हुई है इस जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू। इसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स की वैलिडेशन के लिए आपने एक फंक्शन ऐड किया हुआ है कि अगर वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो उसको अलर्ट मैसेज शो कर देगा। इसी तरीके से आप बाकी जो फेसबुक की आईडी है या गूगल टैग मैनेजर है उनके लिए भी इसी तरीके से आप वैलिडेशन के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो टैब्स हैं, हमारी 5 टैब्स हैं, उनकी स्विचिंग के लिए यहाँ पर कुछ फंक्शनलिटी जो है वो ऐड की हुई है। फिर आप इसको सेशन के थ्रू आप अपनी एक्टिव टैब को गेट कर रहे हैं कि यूज़र ने कौन सी टैब को ओपन किया हुआ था लास्ट टाइम, उनको सेशन के अंदर उसने सेव किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब यूज़र थीम ऑप्शंस के पेज को विजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली वही जो टैब है वो एक्टिव हो जाएगी। इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब मेन हमारा जो functions.php का कोड है उसको हम अपडेट करेंगे। इस कोड के अंदर हम अपनी एक तो हमने ब्लॉक पैटर्न्स की कैटेगरी को ऐड किया था और दूसरा हम अपनी थीम ऑप्शंस के हवाले से कुछ चीज़ें जो हमने ऐड की हैं उनको हम ऐड करवाएंगे अपनी functions.php की फाइल के अंदर। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपकी फाइल्स जो हैं वो लोड नहीं होंगी, और अगर फाइल्स लोड नहीं होंगी तो कोई फंक्शनलिटी आपको फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे शो नहीं होगी। ये कोड पिछले वाला ही है जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ था। हमने सिंपली एक ब्लॉक पैटर्न्स की कैटेगरी रजिस्टर की थी, यहाँ से हमारा थीम ऑप्शन से रिलेटेड जो कोड है वो हम सिंपली इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। थीम ऑप्शंस का सबसे पहले तो पाथ हमने डिफाइन किया हुआ है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी के थ्रू हम थीम ऑप्शंस के फोल्डर तक पहुंच रहे हैं और इसी को हम आगे लेटर ऑन यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली हम इन फाइल्स को लोड कर रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती हूँ तो सिंपली हम जो फाइल्स हमने क्रिएट की हैं इस फोल्डर के अंदर उनको 1 बाय 1 हम लोड कर रहे हैं। तो ये सिंपल कोड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ हमें एडमिन साइड पे चाहिए, तो उसके लिए हम एडमिन इज अंडरस्कोर एडमिन के फंक्शन के थ्रू इसको चेक भी करवा रहे हैं। और बाकी ये जो फाइल है ये अभी हमने क्रिएट नहीं की, ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए है और इसको कोड हमने फ़िलहाल इसके अंदर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसको भी हम ऐड करवा लेंगे यहाँ पर, कंट्रोल एस। तो अब अगर हम अपने बैकएंड पे जाएं, अब यहाँ पर अगर आप अपीयरेंस के अंदर जाएं तो ये देखें थीम ऑप्शंस का जो मेन्यू है ये हमारा ऐड हो चुका है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये आप देखें ये हमारा कस्टम थीम ऑप्शंस का पेज जो है वो ऐड हो चुका है। और इसमें आप देखें हमारी टैब्स हैं गूगल फॉन्ट्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, इनको आप क्लिक कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फीचर्स की टैब है, इसी तरीके से इंटीग्रेशंस की टैब है, एडवांस्ड सेक्शन जिसके थ्रू आप कस्टम CSS और बाकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और रीसेट ऑप्शन के थ्रू आप इन सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली थीम ऑप्शंस का पेज था। तो आज के इस एपिसोड के अंदर बुनियादी तौर पे हमने अपनी जो थीम है उसको डिज़ाइन करने के लिए एक सेटअप या एक सिस्टम जो है उसको सेटअप किया है। तो उसमें 2 चीज़ें हमने की हैं। कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जिनको हम theme.json के थ्रू कॉन्फ़िगर करवाते हैं, उसके लिए हम डिटेल्ड वर्जन अपनी theme.json का उसको ऐड कर दिया और एडिटर के अंदर हमने उसको स्टाइल्स को वेरीफाई भी किया। दूसरा, आपके पास थीम ऑप्शंस का पेज होता है, जिन सेटिंग्स को आप theme.json के थ्रू ऐड नहीं करवा सकते, कस्टम फंक्शनैलिटी है, उनको फिर हम अपनी थीम ऑप्शंस के पेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप गो थ्रू करें और इसमें अगर किसी कोड के पार्ट की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने थीम ऑप्शंस का पेज जो है वो डेवलप किया था और उसके अंदर अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने एक टैब बनाई थी स्टार्ट के अंदर गूगल फॉन्ट्स की इंटीग्रेशन के लिए।
आगे मूव करने से पहले हम वो वाली टैब और उसके अंदर जो भी सेटिंग्स हमने ऐड की थी उस टैब को कम्प्लीटली हम रिमूव कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने साइट एडिटर को लोड करें और इसके अंदर स्टाइल्स के अंदर आएँ और टाइपोग्राफी के अंदर आएँ, तो अब इसमें से किसी भी फ़ॉन्ट पे अगर आप क्लिक करें तो अब वर्डप्रेस ने इंटीग्रेटेड ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है कस्टम उसको अपलोड भी कर सकते हैं और इवन आप गूगल फ़ॉन्ट्स जो है उसकी लाइब्रेरी को डायरेक्टली आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम अपनी थीम के ऑप्शंस के अंदर जो हमने गूगल फ़ॉन्ट्स के लिए कुछ सेटिंग्स जो हैं वो ऐड की थी उनको हम कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। एक तो ये चीज़ हम ये करेंगे इस एपिसोड के अंदर। दूसरा ये है कि हम अपने हेडर के लिए और फुटर के लिए और ब्लॉग पेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे और उनको हम सेपरेट टैब्स के अंदर ऐड करेंगे। तो आज की इस एपिसोड के अंदर हम एक टैब गूगल फ़ॉन्ट्स वाली रिमूव करेंगे जो स्टार्ट में हमने ऐड की थी और उसकी जगह पर हम 3 बल्कि 4 नई टैब्स और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं वो हम ऐड करेंगे। वो कौन कौन सी टैब्स हैं उनको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में हमारी एक जनरल की टैब होगी थीम ऑप्शंस के अंदर और उसके अंदर जो सेटिंग्स होंगे वो यहाँ पर नीचे मेंशन्ड है। ब्रेड क्रम्स को आप अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, डार्क मोड की फंक्शनलिटी आप इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास टैब होगी हेडर के लिए। इसमें हेडर के लिए कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे हेडर के लिए मुख्तलिफ लेआउट्स हम प्रोवाइड करेंगे ताकि यूज़र इसमें से कोई एक लेआउट पिक कर ले। हेडर को वो स्टिकी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उसके अंदर सर्च की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, मोबाइल मेन्यू का स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो ये हेडर से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं जो इस टैब के अंदर आएंगी। फिर फुटर की टैब के लिए हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। जैसे फुटर के अंदर कितने कॉलम्स आप शो करवाना चाहते हैं, उन कॉलम्स के अंदर उनको विजेट एरिया बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, ठीक है। कॉपीराइट की सेटिंग्स, उसके अंदर टेक्स्ट आप अपना मर्जी से लिख सकते हैं और इसी तरीके से बैक टू टॉप का बटन जो है वो ऐड करना चाहते हैं। बैक टू टॉप का बटन इस तरीके से होता है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आप स्टार्ट में चले जाते हैं। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हम अपनी थीम के अंदर भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक टैब होगी जिसके अंदर ब्लॉग पेज, ब्लॉग से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आएंगी। ब्लॉग पेज के लिए जो उसका इंडेक्स पेज है उसके लिए लेआउट आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप उनको टॉप टू बॉटम लिस्ट के अंदर पोस्ट शो करना चाहते हैं या ग्रिड की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं या मेसनरी या पिंटरेस्ट की के अंदर जो लेआउट होता है टाइल्स की फॉर्म में आप उस स्टाइल के अंदर अपनी पोस्ट को शो करवाना चाहते हैं। तो ये इनमें से कोई एक लेआउट जो है वो यूज़र पिक कर लेगा। साइड बार आप उसको राइट साइड पे करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं या बिल्कुल साइड बार रखना ही नहीं चाहते, ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। आर्काइव जो पेज है जैसे कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, उनको उसका लेआउट जो है वो किस तरीके से आप शो करवाना चाहते हैं। फिर ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो रीडिंग टाइम होता है कि इस पोस्ट को रीड करने के लिए एस्टिमेटेड कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ये फीचर अगर आप इनेबल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। शेयर बटन्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को शेयर करना चाहें तो उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। पोस्ट के नीचे ऑथर बॉक्स आपको शो होता है जिसमें ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पोस्ट जो है ये लिखने वाला जो है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो आप शो करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते। फिर ब्लॉग पोस्ट के एंड पे जो उससे रेलेवेंट जो रिलेटेड पोस्ट हैं वो आप शो करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते। फिर हर पोस्ट के अंदर खुसूसन जो लंबी पोस्ट होती हैं उनके स्टार्ट में आप टेबल ऑफ कंटेंट्स की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देगा आपकी हेडिंग्स की बेस पे। और ये एसईओ के लिए भी एक अच्छी अप्रोच होती है। फिर इसी तरीके से परफॉर्मेंस की टैब ये वही है जो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट की हुई थी और इंटीग्रेशन की टैब भी वही है, एडवांस की टैब, ये तीनों टैब जो हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है और ये सेम ही रहेंगी। तो अब इसमें एक और चीज़ ये है कि ये कोड जो है ये कम्प्लीटली एक्सटेंडेबल होगा, मीन्स के जो हमारी टैब्स हैं ये स्टैटिक नहीं होगी। चाइल्ड थीम अगर कोई अपनी एक्स्ट्रा टैब ऐड करना चाहे तो वो फिल्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा टैब्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे शॉप की टैब ऐड करना चाहें, ई कॉमर्स की चाइल्ड थीम है अगर आपकी, तो वो शॉप की टैब ऐड कर सकते हैं, चेकआउट के लिए टैब ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर फर्दर जो है वो सेटिंग्स वो डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपकी एक चाइल्ड थीम है पोर्टफोलियो के लिए,
और वो कुछ एक्स्ट्रा टैब्स सेटिंग के लिए ऐड करना चाहते हैं, तो वो फिल्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी से टैब्स भी डिफ़ाइन कर सकेंगी और उनके अंदर फर्दर सेटिंग्स भी डिफ़ाइन कर सकेंगी। तो सिंपली 4 या 5 फाइल्स हैं जिनका कोड हमने अपडेट करना है। तो आप बजाय यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के, मैंने कोड ऑलरेडी इसके अंदर पेस्ट किया हुआ है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें चूँकि हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कोड है जो एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, बजाय इसके कि हम मैनुअली सारे कोड को वहाँ से कॉपी करें और फिर यहाँ पर पेस्ट करें। सबसे पहले ऑप्शंस डैश डिफ़ॉल्ट्स की जो फाइल है आपकी थीम के अंदर, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने थीम ऑप्शंस के फोल्डर के अंदर ये वाली फ़ाइल क्रिएट की थी। इस कोड के अंदर हमने ये वाला, आप देखें ब्लू वाला जो सेक्शन है, ये वाला कोड है जो हमने अपडेट किया है और कुछ सेटिंग्स जो है वो हमने रिमूव की हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ नई टैब्स हैं जो हमने ऐड की हैं और कुछ नई सेटिंग्स हैं जो हमने इसमें डिफ़ाइन की हैं और कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं इसमें। तो इस कोड को आपने कम्प्लीटली अपडेट कर देना है और ये कंप्लीट कोड जो है ये आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑप्शंस डैश इनिट की फ़ाइल का कोड अपडेट करना है। तो अब ये कोड जो है सारा हम पहले गो थ्रू कर चुके हैं, इसको मैंने इसी वजह से इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं बता रहा। इस ऑप्शंस की जो फाइल है इसके अंदर एंड पे आपने जस्ट एक फंक्शन ऐड करना है। पहले हम स्टैटिक उसकी टैब्स डिफाइन कर रहे थे एज इट इज़, अब हमने इसको डायनामिक बना दिया है। उसके लिए हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया है वर्साना गेट ऑप्शंस टैब्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक अरे बना दिया है और हर टैब से रेलेवेंट कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने ऐड कर दी, जैसे उसका टाइटल, आइकन, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और उसकी प्रायोरिटी कि किस प्रायोरिटी की बेस पे हमने उसको शो करवाना है, स्टार्ट में कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी एंड सो ऑन। और फिर ये मेन पार्ट है कि इसके अंदर हमने एक फ़िल्टर प्रोवाइड कर दिया है कि अब यूज़र या चाइल्ड थीम या कोई एक प्लगइन जो है वो अपनी एक्स्ट्रा टैब्स और उसके अंदर सेटिंग्स को डिफ़ाइन करना चाहे तो उसकी वो इस फिल्टर हुक को यूज़ कर सकता है। और उसकी एग्जांपल कोड भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड थीम जो है वो इस तरीके से इस फिल्टर को यूज़ करेगी और इस फिल्टर को यूज़ करते हुए अपनी जो कस्टम टैब्स हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर एंड पे हम उसको सॉर्ट करवा रहे हैं प्रायोरिटी की बेस पे। तो इस फाइल के अंदर जस्ट हमने ये वाला कोड ऐड किया है और इसका कंप्लीट कोड जो आपने इस फाइल का कंप्लीट कोड जो है वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास फाइल है जिसका कोड हमने अपडेट करना है वो सैनिटाइजेशन की फ़ाइल है। और चूँकि हमने नई टैब्स और नई सेटिंग्स ऐड की हैं तो उसके लिए हमने जस्ट ये सिंगल फंक्शन जो है इसका कोड अपडेट करना है। बहरहाल मैंने कंप्लीट कोड जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। आप इसको कोड को कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ जो कोड जो है वो चेंज हुआ है। तो ज़ाहिर बात है कि हमने कुछ नई फील्ड्स ऐड की हैं, सेटिंग्स ऐड की हैं और टैब्स के सेपरेशन की है हमने कि कौन सी जो फील्ड है वो किस टैब के अंदर है। और बुलियन फील्ड्स हैं कुछ हमारी इनेबल डिसेबल करने वाली, ट्रू फॉल्स वाली, और कुछ सिलेक्ट फील्ड्स हैं जैसे लेआउट और मोबाइल मेन्यू स्टाइल्स, फुटर कॉलम्स एंड सो ऑन। तो इनको प्रॉपर हम वैलिडेट कर रहे हैं सेव करवाने से पहले, ताकि जो हमारी जिस फॉर्मेट के अंदर हम सेटिंग्स को सेव करना चाहते हैं और जो हम अलाउ कर रहे हैं पैरामीटर्स, वही वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर सेव होनी चाहिए। ये कोड भी हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हमारी वो फाइल आ जाती है जिसके थ्रू हम ऑप्शंस पेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसका कंप्लीट कोड भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कौन सा कोड जो है वो चेंज हुआ है। तो इसमें आप स्टार्ट में हमने इसका ये टाइटल चेंज किया हुआ है और इसके अलावा अब यहाँ पर हम स्टैटिक वे के अंदर पहले टैब्स को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन अभी हमने चूँकि इसका एक प्रॉपर फंक्शन बनाया था ऑप्शंस इनिट के अंदर, तो अब इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम वो डायनामिक टैब्स को गेट कर रहे हैं ताकि वो फिल्टर्ड फॉर्म के अंदर जो भी किसी चाइल्ड थीम ने अगर टैब ऐड की हुई है तो वो भी डायनामिकली इसके थ्रू हमें मिल जाएगी। बाकी वही कोड है कि एक्टिव टैब को हम गेट कर रहे हैं ताकि एक्टिव टैब जो है वो प्रॉपर शो हो जाए। फिर स्टार्ट में हमारा ये हेडर है, इसे कुछ हमने एक्स्ट्रा लिंक्स ऐड कर दिए हैं और
अब ये प्रॉपर उसकी डायनामिक वे के अंदर हम उसकी नेविगेशन बना रहे हैं टैब्स की, और फिर यहाँ से इसका टैब का कंटेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें भी हम कुछ एक्शन हुक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टैब कंटेंट को शो करवाने से पहले अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाइल्ड थीम ऐड करना चाहे तो वो कर सकती है। फिर ये आपका वो मेन डायनामिक फंक्शन है जिसके थ्रू हम इसकी कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हर टैब की जो टैब इस टाइम पे एक्टिव है। और उनके जो रेंडरिंग वाले फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी हमने पिछली एपिसोड के अंदर कुछ उनका सिंटैक्स जो है वो एक्सप्लेन किया था। जैसे हर टैब के लिए हमारे पास एक रेंडरिंग का फंक्शन है, जैसे ये जनरल टैब के लिए है तो इस टैब के अंदर जस्ट वही सेटिंग्स शो होंगी जो जनरल टैब के हवाले से हैं। फिर इसी तरीके से हेडर टैब के लिए सेटिंग्स हैं वो डिफाइंड हैं इसके अंदर। तो ये सारा कोड हमने पिछली एपिसोड के अंदर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं सारा। जस्ट हमने नई टैब्स जो है वो ऐड की हैं और उसके अंदर जो सेटिंग्स थी वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं। और बाकी ये वाली परफॉर्मेंस टैब ये एग्जैक्टली सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट आई थिंक एक या दो सेटिंग्स जो हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं इसमें से, जो रिक्वायर्ड नहीं थी, जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड थी उनको हमने रिमूव कर दिया है। और फ़ॉन्ट्स वाली टैब जो है उसका फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। बहरहाल आप इसको सेफ साइड पर रहते हुए आप इस कंप्लीट कोड को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे ताकि कुछ एरर वगैरह आपके साइड पे शो ना हो। फिर लास्ट में हमने थीम ऑप्शंस के लिए जो CSS फाइल थी हमारी उसके अंदर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड जो है वो लिखा है। आप कंप्लीट कोड को कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो कोड हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है सिंपली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो जो मीडिया क्यूरी है उससे पहले मैंने ये वाला कोड ऐड कर दिया है। ये जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ऊपर जो हेडर बनाया था और उसके अंदर जो कुछ लिंक्स हमने ऐड किए हैं, बटन्स ऐड किए हैं, उनके लिए कुछ CSS कोड है जो हमने ऐड किया। तो ये आई थिंक 5 फाइल्स हैं जिनका कोड हमने चेंज किया है। और अब हमारी जो थीम ऑप्शंस का पेज है ये कम्प्लीटली एक्सटेंडेबल है। इसको कोई भी चाइल्ड थीम जो है वो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से नई टैब्स को ऐड कर सकते हैं, कोई प्लगइन अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर टैब्स को डिफ़ाइन कर सकता है और नई सेटिंग्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है इस थीम के अंदर। तो ये आप अब इसका विजुअल डेमो भी देख सकते हैं जो टैब्स हमने बनाई हैं और उसके अंदर जो जो फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हेडर की टैब है और इसी तरीके से यहाँ पर हम मुख्तलिफ हेडर के लेआउट सपोर्ट करेंगे। और हेडर को आप स्टिकी बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, सर्च का ऑप्शन है, कॉल टू एक्शन बटन है, मोबाइल मेन्यू के स्टाइल्स हैं। इसमें हमारे पास 3 स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इनमें से इनको हम अब इम्प्लीमेंट भी करेंगे अगली आने वाली एपिसोड्स के अंदर। यहाँ पे जो सेटिंग्स डिफाइन होंगी उनको फ्रंट एंड पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर इसी तरीके से ये फुटर की सेटिंग्स हैं और इसमें इसके अलावा ब्लॉग के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं जो यहाँ पर हमने ऐड की हुई हैं। और फिर ये वाली जो तीनों हैं ये ऑलरेडी पहले ही हमने ऐड की हुई थी। अब चाइल्ड थीम जो है वो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैब्स और सेटिंग्स भी डिफाइन करना चाहें तो वो फिल्टर हुक्स को यूज़ करते हुए इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। सिंपली हमने 2 चीज़ें की हैं। एक तो गूगल फॉन्ट्स वाली जो टैब थी उसको रिमूव कर दिया है और ये जो थीम ऑप्शंस का पेज है इसको हमने कम्प्लीटली एक्सटेंडेबल बना दिया है, यानी चाइल्ड थीम या प्लगइन्स जो हैं वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम बारी बारी जो सेटिंग्स यहाँ पर यूज़र डिफाइन करेगा इनको फ्रंट एंड पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम हेडर से स्टार्ट करेंगे और हेडर का लेआउट जो यूज़र ने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा वही जो है वो फ्रंट एंड पे उसको शो करवाया जाएगा। और परफॉर्मेंस के अंदर जो सेटिंग्स हैं बल्कि इंटीग्रेशंस के अंदर जो सेटिंग्स थी इनको हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसको पिछली एपिसोड के अंदर हमने कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो इसी तरीके से जो एडवांस की टैब है कस्टम CSS ये वाली सेटिंग जो है ये हमने इम्प्लीमेंट कर दी थी। तो जो सेटिंग्स रह जाएंगी वो नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर हम बारी बारी इन सब को फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और फिर नेक्स्ट हम एक एक टेम्पलेट को और एक एक टेम्पलेट पार्ट को और ब्लॉक पैटर्न्स को और ब्लॉक्स को भी डिज़ाइन करेंगे और फिर इस तरीके से हमारा ये कोर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो आज की इस एपिसोड के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम एक स्टिकी हेडर जो है वो अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग थीम के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। स्टिकी हेडर क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली तो इसका डेमो कुछ इस तरीके से होगा। अभी अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, ये कुछ हाइट नीचे मूव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुका है हेडर। इसको हम स्टिकी हेडर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ब्लॉग के ऊपर अगर आप आए तो अगर आप तो यहाँ पर देखेंगे स्टिकी हेडर की दो टाइप्स जो है वो मेंशन्ड है। एक ये होता है कि स्टिकी हेडर ऑलवेज विजिबल होता है, मीन्स के इसको स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये स्टार्ट से ही स्टिकी रहेगा। एक ये ऑप्शन होती है। दूसरी ये ऑप्शन होती है कि अपीयर्स आफ्टर स्क्रॉल, जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यानी आप कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और फिर उसके बाद ये स्टिकी होता है, और ये रिकमेंडेड होता है, और यही चीज़ हम इस एपिसोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थीम का जो कोड है वो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया हुआ है। इसके अंदर दो नई फाइल्स हमने ऐड की हैं। एक तो इंक्लूड के फोल्डर के अंदर आपने ये दो फाइल्स क्रिएट कर लेनी है इनक्यू, और टेम्पलेट्स डैश फंक्शंस की फाइल आपने ऐड कर लेनी है इंक के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसका कोड भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहले जो आपकी टेम्पलेट डैश फंक्शन डॉट PHP की फाइल है, इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे बॉडी क्लास के फिल्टर को हम यूज़ करते हुए। बॉडी जो डॉक्यूमेंट की बॉडी बनेगी HTML की, उसके अंदर हम डायनामिकली CSS क्लास ऐड करेंगे। और ये इसकी लॉजिक है, यानी सबसे पहले हम अपनी ऑप्शंस के थीम के अंदर थीम ऑप्शंस के अंदर देखेंगे स्टिकी हेडर की ऑप्शन इनेबल्ड है या नहीं। अगर वो इनेबल्ड होगी तो सिंपली हम क्लासेस के अंदर एक नई क्लास हैज़ डैश स्टिकी डैश हेडर बॉडी टैग के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी बेस पे फिर हम स्टाइल भी ऐड करेंगे, और इसी की बेस पे हम कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखेंगे जो कि स्टिकी हेडर के फंक्शनैलिटी को इनेबल भी करेगा और डिसेबल भी करेगा, डिपेंडिंग upon जो हमने थ्रेशोल्ड हाइट का सेट किया हुआ है। जैसे ही वो स्क्रॉल डाउन करेगा और एक स्पेसिफिक हाइट पर पहुंचेगा तो उसको वो ये इनेबल और डिसेबल करेगा। ये वाला जो कोड है ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए है, इसको जस्ट आप फिलहाल स्किप कर सकते हैं। तो ये कोड जो है ये हमने टेम्पलेट डैश फंक्शंस के अंदर यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं। ये वाला फंक्शन है बॉडी क्लासेस के बॉडी अंडरस्कोर क्लास का फिल्टर हम यूज़ करते हुए, और इस थीम ऑप्शन की बेस पे हम सिंपल एक CSS क्लास जो है वो ऐड कर रहे हैं। सिंपली अगर ये ऑप्शन इनेबल्ड होगी तो आपकी जो बॉडी की टैग होगा उसके अंदर ये वाली क्लास जो है वो ऐड हो जाएगी, और इसके बेस पे हम आगे फर्दर जो है वो डिसीजंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक हेल्पर फंक्शन है सर्च के लिए, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए है। इसको अगर आप अभी ऐड करना चाहें तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया हुआ है ऑलरेडी। शो हेडर सर्च, ये हेडर सर्च की फंक्शनैलिटी जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अंदर ये यूज़ होगा। अब सिंपली हमने क्या करना है कि क्योंकि हमने ये नई फाइल क्रिएट की थी तो इसको इंक के फोल्डर के अंदर थी, इसको हमने functions डॉट PHP के अंदर सिंपली इंक्लूड करवा लिया है। functions डॉट PHP के अंदर हमने ये वाली लाइन ऐड की है, और इसके थ्रू हमने टेम्पलेट फंक्शंस की फाइल को इंक्लूड करवा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमने स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी के लिए CSS कोड लिखना है। एक हमारी CSS की फाइल होगी, वो हमने ऐड कर दी एसेट्स, और CSS के फोल्डर के अंदर हेडर डॉट CSS के नेम से ये फाइल हमने ऐड की है। इसका कोड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली स्टिकी हेडर में आपको पता है कि हमने पोजीशन उसकी फिक्स करनी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अब ये इसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। टॉप से आपने कुछ स्पेस छोड़नी है ताकि अगर एडमिन एडेड हो तो वो एडमिन लॉग्ड इन हो तो वो इस एरिया को इसको स्किप कर दे। तो हमने टॉप से इसको फिक्स करना है, पोजीशन इसकी फिक्स करनी है, उसी के लिए CSS कोड लिखा हुआ है। सिंपली हेडर डॉट CSS के अंदर अगर आप चाहें तो ये वाला कोड हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ये आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली इसमें कुछ पोजीशन एब्सोल्यूट करके बॉटम से 0, लेफ्ट 0, हाइट इसकी डिफाइन की हुई है, बैकग्राउंड कलर है,
और कुछ इसमें ट्रांजिशन जो आप देख रहे हैं, जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक एनिमेशन टाइप एक स्लाइड डाउन इफेक्ट आता है, उसके लिए हमने CSS कोड इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ये कोड यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये आपने सिंपली उसके अंदर ऐड कर देना है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जावास्क्रिप्ट कोड। ये कोड बेसिकली ये करेगा, ये भी एसेट्स के अंदर JS के फोल्डर के अंदर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है header.js, और इस फाइल का मेन फंक्शन क्या है कि ये चेक करेगा आपके ब्राउज़र की इस टाइम पे यूज़र जो स्क्रॉल डाउन कर रहा है तो उसकी हाइट क्या है। यहाँ पर हमने हाइट एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है 100 का। जैसे ही इस यूज़र स्क्रॉल डाउन करेगा 100 पिक्सल डाउन आएगा तो तब हम सिंपली उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर रहे हैं, हेडर इज स्टक। ठीक है, ये जब एक्स्ट्रा क्लास ऐड होगी तो उस टाइम पे ये वाला CSS कोड जो है ये अप्लाई हो जाएगा, यानी स्टिकी हेडर डॉट हेडर डैश स्टक हेडर इज स्टक। उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी हेडर की डिव है जिसकी क्लास है साइड डैश हेडर, उस पे हम स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को हम फिक्स कर रहे हैं। और अदरवाइज इस क्लास को जब हम रिमूव कर देंगे तो स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी भी रिमूव हो जाएगी। ये कोड जो है ये आप सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। header.js की फाइल के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। अब चूंकि हमने CSS और JS फाइल्स जो हैं वो क्रिएट की हैं तो इनको हमने अब प्रॉपरली एनक्यू भी करवाना है। ठीक है, इन एसेट्स को हमने इनक्यू करवाना है। तो एनक्यू की फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए हमने एक नई फाइल enqueue.php जो है ये इंक के फोल्डर के अंदर ऐड कर दी है, ये वाली फाइल है। और इसके थ्रू हम सिंपली हमारी जो CSS की फाइल है और JS की फाइल है उसको हम एनक्यू करवा रहे हैं। वर्डप्रेस के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करने के लिए हम एनक्यू की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, wp_enqueue स्क्रिप्ट। इस एक्शन हुक के साथ हम अपना कोड जो है वो अटैच करते हैं और इसके थ्रू सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि ये जो ऑप्शन है हमारी थीम ऑप्शंस के अंदर स्टिकी हेडर वाली वो इनेबल है या नहीं। अगर वो इनेबल है तो उस सूरत में हमने सिंपली ये वाला जो कोड है ये अप्लाई करना है, यानी इन दो फाइल्स को एनक्यू करवाना है। अदरवाइज हमने इनको एनक्यू नहीं करवाना। सिंपली ये एनक्यू के फंक्शंस हैं, इनको यूज़ करके हमने दोनों फाइल्स को एनक्यू करवा लिया है। अब चूंकि ये भी नई फाइल क्रिएट हुई है तो इसको भी हमने function.php के अंदर इसको इंक्लूड करवा लिया है। तो ये सिंपली हेडर की फंक्शनैलिटी को स्टिकी बनाने के लिए ये सारा कोड था जो हमने ऐड कर लिया है। अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो थीम ऑप्शंस हैं उसके अंदर जो हेडर है वो स्टिकी, उसकी जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड होनी चाहिए। उसके लिए आप हेडर के अंदर जाएंगे और हेडर के अंदर ये ऑप्शन है स्टिकी हेडर की, ये आपने मेक श्योर करना है कि ये चेक्ड हो। चेक करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद जब आप अपनी साइट को विजिट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी होगी। ठीक है, अगर आप इसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहें तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक असाइनमेंट आपकी ये हो सकती है कि इसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं, मीन्स के इसको भी आप अपनी थीम ऑप्शंस के अंदर एक फंक्शनैलिटी, एक फीचर ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जिसके अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि स्टिकी हेडर के केस में आप कितने थ्रेशोल्ड के बाद ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू आप 0 से लेकर कहीं तक भी सेट करवा सकते हैं और उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमने इसको स्टिकी करवाना है। तो ये आज की एपिसोड थी, इसके अंदर हमने स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना सीखा है वर्डप्रेस ब्लॉक थीम के अंदर। ओके, सो आज की इस एपिसोड पे हम हेडर की जो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं उसको सीखेंगे कि अपनी जो वर्डप्रेस ब्लॉक थीम है उसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हेडर लेआउट्स हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली दो हेडर लेआउट हैं जो हम सपोर्ट करेंगे। एक तो डिफ़ॉल्ट होगा
जिसमें जो यूजुअली आप देखते हैं कि लोगो जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और मेन्यू नेविगेशन मेन्यू जो है वो राइट साइड पे होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट हेडर का लेआउट होगा हमारा, इसको हम सपोर्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो लेआउट है वो सेंटर्ड लेआउट होगा, जिसमें लोगो भी टॉप पे आता है, फिर उसके नीचे उसकी टैग लाइन या टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है आपको, फिर उसके नीचे आपको नेविगेशन बार जो है वो नज़र आएगा। तो स्टैक्ड लेआउट जो है ये दूसरा हमारा हेडर का लेआउट होगा, जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, तो इसमें जो दो लेआउट्स हैं हमारे, जैसे डिफ़ॉल्ट लेआउट है जिसमें लोगो लेफ़्ट साइड पे है और मेन्यू राइट साइड पे है, इसके लिए हमने कुछ CSS कोड जो है वो लिखना है। ये CSS कोड जो है ये यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने इसको ऑलरेडी header.css फाइल के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। जो पहले एग्जिस्टिंग कोड था उसके अंदर मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए हैं जो आप यहाँ पर हाईलाइटेड देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हमारा ये नेक्स्ट जो है वो कोड जो है वो स्टार्ट होता है, जो हमारे डिफ़ॉल्ट हेडर लेआउट के लिए है। इसमें सिंपल है, बेसिकली हम फ्लेक्स लेआउट को यूज़ कर रहे हैं और लोगो और टाइटल जो है इसको हमने मार्जिन राइट ऑटो करके इसको लेफ़्ट पे कर दिया है, और बाकी जो नेविगेशन ब्लॉक है उसको मार्जिन लेफ़्ट ऑटो करके इसको राइट साइड पे कर दिया हुआ है। तो ये अगर आपको CSS का आइडिया हो तो ये चीज़ें आपको फेमिलियर होंगी, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। इसको आप सिंपली गो थ्रू कर सकते हैं, और बाकी इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको ब्लॉग पे भी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट हमारा लेआउट है जो सेंटर्ड लेआउट है, जिसमें लोगो मेन्यू जो है वो टॉप टू बॉटम आपको शो होते हैं, उसके लिए ये CSS कोड है जो हमने इस पे नेक्स्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। इसमें बेसिकली जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें फ्लैक्स की डायरेक्शन हमने कॉलम वाइज की है। पिछली जो थी हमारा लेआउट था उसमें जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है वो यूज़ होती है, यानी रो वाइज, यानी एक रो के अंदर सारी चीज़ें स्टैक्ड होती हैं। जबकि इसमें हमें टॉप टू बॉटम एक लेआउट बनाना था, सेंटर्ड लेआउट, तो इसमें हमने फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम की है। ठीक है, बाकी कुछ CSS की एडजस्टमेंट्स हैं, और अब इसमें चूँकि हमने सेंटर करना था, मार्जिन लेफ़्ट और राइट हमने ऑटो कर दिए, तो इससे ये सारा जो ब्लॉक है ये सेंटर्ड हो जाएंगे। तो ये इससे रेलेवेंट कुछ स्टाइल्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर मैंशनड है, और बाकी इसको रेस्पॉन्सिव के हवाले से कुछ एडजस्टमेंट्स हैं कि मोबाइल व्यू के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये किस तरीके से नज़र आएंगी, और उसके लिए कुछ स्टाइल्स हमने ऐड किए हुए हैं। नीचे अगर आपको याद हो तो एडमिन बार, अगर आप एज एन एडमिन लॉग्ड इन है या एज अ यूज़र लॉग्ड इन है, तो ऊपर एक ब्लैक पट्टी सी आपको नज़र आती है। ये देखिए, अगर आप लॉग्ड इन हो तो ये आपको ऊपर एक नज़र आती है जब आप लॉग्ड इन होती हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए या इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए हमने ये कुछ स्टाइल ऐड किया हुआ। एडमिन बार हो और उसमें हेडर स्टिकी एक्टिवेटेड हो, तो उसमें टॉप से आपने उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है और वहाँ से फिर आपने स्टिकी हेडर की कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। तो ये इसके लिए कुछ स्टाइल जो है वो ऐड किया हुआ। मोबाइल व्यू के लिए थोड़ी सी हाइट इसको इंक्रीज कर दिया हुआ है। तो ये हमारा CSS का कोड था इसके लिए, हेडर के लेआउट्स के लिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि डायनामिकली एक बॉडी क्लास ऐड करनी है, कि बॉडी के अंदर हम एक रेलेवेंट क्लास ऐड करेंगे डिपेंडिंग upon के हेडर का लेआउट जो है वो यूज़र ने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे अगर आप थीम ऑप्शंस के अंदर आए और हेडर के अंदर आप यहाँ से हेडर का लेआउट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम दो हेडर के लेआउट जो है वो फ़िलहाल सपोर्ट कर रहे हैं, लेटर ऑन हम मज़ीद भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लेआउट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं या सेंटर्ड, इसकी बेस पे हमने जो बॉडी है हमारे ओवरऑल इस थीम की, इसके अंदर हमने ऐड करना है इसकी बॉडी के अंदर हमने वो रेलेवेंट क्लास ऐड करनी है। ये वो टॉप पे जो अगर आप लॉग्ड इन हो तो आपको पट्टी नज़र आती है, इसको हमने इसकी बात कर रहा था मैं पहले। तो इसको कवर करने के लिए हमने 32 पिक्सल्स की ओवरऑल जो है वो इसको टॉप से इसको शिफ्ट किया था नीचे स्टिकी हेडर की कैलकुलेशंस के लिए। और
इसमें अभी अगर आप देखें तो ये चीज़ आपने कहाँ पर इम्प्लीमेंट की है। ये अगर आपको याद हो, टेम्पलेट डैश फंक्शंस की फ़ाइल हमने क्रिएट की थी पिछले एपिसोड के अंदर, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हेडर के लेआउट के लिए हमने ये वाला कोड पिछले एपिसोड के अंदर ही ऐड कर दिया था। इसमें जस्ट जो सेकंड लाइन है इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। इसमें सैनिटाइजेशन का एक फंक्शन जो है वो हमने यूज़ किया है। तो सिंपल है, जस्ट हम एक सिंपल क्लास ऐड कर रहे हैं हेडर डैश लेआउट डैश, और आगे जो भी यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा वैल्यू वो यहाँ पर आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट हो सकती है या सेंटर्ड हो सकती है, और उसकी बेस पे फिर आगे हमारे जो CSS के स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, डिपेंडिंग upon के कौन सा लेआउट जो है वो यूज़र ने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट वाले स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे, और अगर सेंटर्ड है तो सेंटर्ड वाले अप्लाई हो जाएंगे। फिर आपने जो NQ फाइल है उसको अपडेट करना है, क्योंकि उसमें अभी पहले हम सिर्फ स्टिकी हेडर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया हुआ था हमने, और अब चूंकि हमने लेआउट्स को भी सपोर्ट करना है तो उस हवाले से कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये इसको आपने कंप्लीट अपडेट कर देना है। वो कंप्लीट कोड वहाँ पर अवेलेबल है। सिंपली हम पहले उसके ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, स्टिकी इनेबल्ड है या नहीं, और हेडर का लेआउट क्या है वो यूज़र ने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर स्टिकी इनेबल्ड हो या अगर ये डिफ़ॉल्ट ना हो तो आपने इसको क्या कर देना है, इसकी CSS की फ़ाइल को लोड करवा लेना है। और अगर ये स्टिकी इनेबल्ड है तो उस केस में सिर्फ आपने हेडर डॉट JS को ऐड करवाना है, क्योंकि हेडर के लेआउट वेरिएशन के लिए हमें इस जावास्क्रिप्ट कोड की ज़रूरत नहीं है। ये आपने कंप्लीट कोड जो है वो यहाँ पर अपडेट कर देना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो अब हमने अपने टेम्पलेट पार्ट्स को भी चेंज करना है, क्योंकि अब हमारे पास लोगो भी है, उसका टैग लाइन भी है, फिर जो हेडर की नेविगेशन है वो प्रॉपर हमने उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है या सेंटर्ड उसको करना है। उस हवाले से हमने इसको अपडेट करना है। तो हेडर डॉट HTML जो ऑलरेडी हमने ऐड की हुई थी, इसका कोड आपने ये यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। ये कोड यहाँ पर अवेलेबल है। सिंपली हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर पहले वाली चीज़ें एज इट इज़ ही हैं, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो एक्स्ट्रा नज़र आ रही होंगी। इसमें कुछ स्पेसिंग के हवाले से और लेआउट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, आप इनको ऐड कर देंगे। मेन जो चीज़ है वो ये कि ये चीज़ अगर आप नोट करें, एक ग्रुप ब्लॉक है जिसके अंदर हमने इसका लोगो और साइट टाइटल जो है वो लेफ़्ट साइड पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। और इसका ओवरऑल जो लेआउट है वो हमने फ्लैक्स रखा हुआ है। यहाँ से हमने लोगों की विड्थ डिफाइन की हुई है, और साइट टाइटल जो है इसका लेवल जो है वो हमने 0 रखा हुआ है। और फिर ये आपकी राइट साइड पे जो आपकी नेविगेशन मेन्यू है वो आपको यहाँ पर शो होगा। बाकी इसकी जो स्टाइल्स हैं वो आप हेडर डॉट CSS के अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेआउट है सेंटर्ड लेआउट, उसके लिए हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है हेडर डैश सेंटर्ड, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोट करें तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें हमने साइट लोगो जो है उसको एक ब्लॉक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, साइट टाइटल को हमने उससे अलग किया हुआ है, और फिर उसके नीचे हमने साइट टैग लाइन को भी शो करवाया हुआ है। जबकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट था उसके अंदर हम जस्ट लोगो और टाइटल शो करवा रहे थे, टैग लाइन हम शो नहीं करवा रहे थे। जबकि सेंटर्ड के केस में हम टैग लाइन भी शो करवा रहे हैं और साथ में नेविगेशन बार भी शो करवा रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा और मज़ीद देखें तो इसमें टाइप हमने फ्लेक्स की हुई है, और इसका जस्टिफाई कंटेंट इसको हमने सेंटर किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसे एक सेंटर्ड लेआउट जो है वो हमारा बन जाएगा। बाकी इसके जो रेलिवेंट स्टाइल्स हैं वो हेडर डॉट CSS की फाइल के अंदर डिफाइंड हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो ये दोनों न्यू हेडर के लेआउट्स के लिए HTML फाइल्स हैं, इनका कोड यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको अपडेट कर देंगे। अब नेक्स्ट अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो थीम ऑप्शंस के अंदर अगर आप आएँ तो सबसे पहले हमने इसको पहले डिफ़ॉल्ट को टेस्ट करते हैं। इसको अगर आप सेव चेंजेस कर दें तो खैर फ़िलहाल तो हमने इसके लिए अलग अलग पेजेस भी बना रखे हैं डेमो के लिए। तो ये ओवरऑल जो है ये आपको लेआउट अभी आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमने सेट किया हुआ। अगर आप इसको चेंज कर दें
सेंटर्ड कर दें तो उसके केस में क्या होगा, इसको अगर आप सेव चेंजेस करें और इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो अभी आप देखें ये आपको सेंटर्ड लेआउट नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको दोबारा चेंज कर दें डिफ़ॉल्ट पे, तो इसको अगर आप सेव चेंजेस करें और इस पेज को अगर आप रिफ्रेश करें तो अब आप देखें ये आपको डिफ़ॉल्ट लेआउट नज़र आ रहा है। फिर सेकंड, अगर आप इसको मोबाइल व्यू के अंदर विज़िट करें तो इसको लेट्स से हम मिनिमाइज़ करते हैं, तो अभी ये देखें मोबाइल के अंदर भी आपको ये परफेक्ट वे के अंदर शो होगा। इसको आप क्लोज कर दें और अभी लेट्स से हम इसका जो मोबाइल सेंटर्ड लेआउट है उसको भी मोबाइल के अंदर देखते हैं। सेव चेंजेस और इसको अगर आप रिफ्रेश करें ये आ गया लेआउट आपका सेंटर्ड। इसको आप मिनिमाइज़ करें, अभी आप देखें ये इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल व्यू के अंदर भी आपको परफेक्ट वे के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली दो लेआउट्स हैं जिनको अभी फ़िलहाल हम सपोर्ट कर रहे हैं। स्टिकी हेडर आपने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये दो चीज़ें जो हैं इनको अभी हम ऑप्शंस के अंदर रखेंगे, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट लेटर ऑन करेंगे। अभी हम फ़िलहाल मूव करेंगे फुटर के ऊपर और ब्लॉग सेक्शन के ऊपर, ताकि ओवरऑल हमारा जो एक लेआउट है वो एक प्रॉपर एक शेप के अंदर आ जाए। और फिर उसके बाद हम मज़ीद जो फीचर्स हैं वो साथ साथ उसमें ऐड करते जाएंगे। इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि आप जो मेन आपके फीचर्स हैं वो आप फ्री वर्जन के अंदर रख सकते हैं और बाकी जो आपके एडवांस्ड फीचर्स हैं उनको आप प्रो वर्जन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस फुटर कस्टमाइजेशन के बारे में आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। वर्डप्रेस के ब्लॉक थीम के अंदर हम मुख्तलिफ वेरिएशंस या मुख्तलिफ लेआउट्स फुटर के लिए डेवलप करना सीखेंगे आज की इस एपिसोड के अंदर। तो बेसिकली हम तीन डिफरेंट लेआउट्स फुटर के लिए अपनी वर्डप्रेस ब्लॉक थीम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको हम डिटेल के अंदर सीखेंगे किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फंक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि थ्रू आउट इन तीनों लेआउट्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर जो हमारा थीम का फ़ोल्डर है इनका, उसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे footer-functions.php और उसके अंदर हम ये वाला कोड ऐड करेंगे। ये कोड मैंने ऑलरेडी ऐड करके इसमें रखा हुआ है, मैं यहाँ से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमने कुछ हेल्पर फंक्शंस जो हैं वो ऐड किए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस थीम्स के अंदर जो फुटर होता है उसके अंदर कॉपीराइट जो टेक्स्ट है वो इम्प्लीमेंटेड होता है। कॉपीराइट का टेक्स्ट जो है वो शो होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, सारी साइट्स के अंदर तकरीबन यूज़ होता है। इसके लिए हमने एक थीम ऑप्शंस के अंदर एक नई फील्ड ऐड की है फुटर कॉपीराइट के नेम से, और इसमें ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसमें उसका कॉपीराइट का सिंबल आता है और उसके बाद ईयर, करंट ईयर आता है और उसके बाद आपकी साइट का नेम आ जाता है और उसके बाद ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये इसका डिफ़ॉल्ट है। साइट का नेम डायनामिकली हम गेट कर रहे हैं और ईयर का एक प्लेस होल्डर हमने इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर नीचे इम्प्लीमेंटेड है। कॉपीराइट के जो भी टेक्स्ट आएगा उसमें ये ईयर को रिप्लेस कर देगा, जो भी करंट डेट है उसके ईयर के साथ डायनामिकली इसको रिप्लेस कर देगा। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए अगर आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो ये भी इसमें इम्प्लीमेंटेड होगा, यानी आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं कॉपीराइट के टेक्स्ट एरिया के अंदर, थीम ऑप्शंस के अंदर। ये कैसे है ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर आप थीम ऑप्शंस के अंदर आए तो फुटर के अंदर इसको आप ईयर को परसेंटेज के साइन से भी कर सकते हैं इस तरीके से, और या फिर आप करली ब्रेसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट हमने इसको दिया हुआ है प्लेस होल्डर टेक्स्ट। और दूसरा जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो साइट अंडरस्कोर नेम है, ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से डायनामिकली फैच कर सकते हैं या यहाँ पर आप सिंपली इसका जो भी आपकी साइट का नेम है आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है ये ऑल राइट्स रिजर्व ये टेक्स्ट है,
और भी अगर कुछ आप लीगल टेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और अब ये जो टेक्स्ट है ये हम थ्रू आउट अपने जो हमारे फुटर के लेआउट्स हैं उनके अंदर यूज़ करेंगे। ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है ये भी अभी हम देखते हैं। थोड़ा सा कोड हमें इसका अपडेट किया है फुटर थीम ऑप्शंस का, और एक हमने ये चेक बॉक्स इसमें ऐड किया हुआ है कि बैक टू टॉप बटन जो है वो शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। तो ये हम इस कोड को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट ये साइट अंडरस्कोर नेम का प्लेस होल्डर जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ये डायनामिकली आपके साइट का जो नेम है उसको फैच करता है और उसको रिप्लेस करवा देता है। तो ये कॉपीराइट का टेक्स्ट प्रिपेयर करने के लिए हमने एक हेल्पर फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम कुछ शॉर्ट कोड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब लेट्स से कि यूज़र जो है वो विजेट्स के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहे कस्टम फंक्शनैलिटी को, तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो सिंपल एक ये शॉर्ट कोड है कॉपीराइट का। ये आप यहाँ पर जहाँ भी ऐड करेंगे वहाँ पर आपको जो कॉपीराइट की वैल्यू आपने थीम ऑप्शंस के अंदर डिफाइन की हुई होगी वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरीके से बैक टू टॉप की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम थीम ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं क्या ये इनेबल्ड है या नहीं। अगर ये इनेबल्ड ना हो तो हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं। बैक टू टॉप का बटन हम तभी शो करवाएंगे जब ये वाली जो फीचर है ये इनेबल्ड होगा। इसमें सिंपली हम एक SVG आइकन यूज़ कर रहे हैं बैक टू टॉप के लिए, और इस क्लास को यूज़ करते हुए हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। इसको टारगेट करके हम जब इस पर क्लिक होगा तो हम इसको यूज़र को स्मूथली बैक टू टॉप जो है वो मूव कर देंगे। नेक्स्ट कुछ और हेल्पर हमने फंक्शन जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये उसको रेंडर करने के लिए है। अब इसको डायनामिकली हम फुटर के साथ अटैच कर रहे हैं। WP_ फुटर का फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं, एक्शन हुक हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ हम अपने बैक टॉप के बटन को अटैच कर रहे हैं डायनामिकली। आपको इसको टेम्पलेट के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ और हेल्पर हमने शॉर्ट कोड जो है वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। इनको भी अगर आप यूज़ करना चाहें, ईयर का अगर शॉर्ट कोड आप यूज़ करेंगे तो करंट ईयर आपको मिल जाएगा जहाँ पर भी आप इस शॉर्ट कोड को यूज़ करेंगे। इस तरीके से साइट नेम के लिए भी एक शॉर्ट कोड हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। ये कुछ हेल्पर शॉर्ट कोड्स हैं, इनको अगर आप ना भी यूज़ करें तो भी कोई इतना इशू नहीं है। ये जस्ट हेल्पर शॉर्ट कोड्स हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप था। ये हेल्पर फंक्शंस के लिए हमने एक अलग सेपरेट फाइल जो है वो क्रिएट की है। कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको यूज देख सकते हैं। ये शॉर्ट कोड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको इस तरीके से आप यूज़ करेंगे शॉर्ट कोड्स को। अगर आप कहीं भी किसी पैराग्राफ के अंदर इसको यूज़ करना चाहिए इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप सिंपली अगर ये एक सिंगल शॉर्ट कोड यूज़ कर लें तो ये भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। बैक टू टॉप की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने उसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। अब ये सेकंड पार्ट है हमारा कि हमने फुटर के लिए CSS कोड जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए एसेट्स CSS के अंदर आप footer.css की फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, और उसके अंदर आप सिंपल ये वाले स्टाइल जो है ये यहाँ से कॉपी करके ऐड कर देंगे। ये मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इस फाइल के अंदर ये सिंपल फाइल है। साइड फुटर कुछ बेसिक स्टाइल्स है इसमें। विजेट्स के लिए हम कुछ स्पेसिंग ऐड कर रहे हैं टॉप बॉटम, और ये बैक टू टॉप की फंक्शनैलिटी के लिए हमने CSS कोड लिखा हुआ है। ये फिक्स्ड होगा राइट साइड पे, बॉटम पे ये शो हो जाएगा। कुछ हॉवर के लिए फंक्शनैलिटी है, और आइकन के एडजस्टमेंट्स के लिए कुछ फंक्शनैलिटी है, और फिर उसके रेस्पॉन्सिव के लिए हमने कुछ कोड ऐड किया हुआ है। फिर फुटर लेआउट्स के अंदर चूँकि हमने मैनुअल नेविगेशन मेन्यू भी शो करवाए हुए हैं, तो उनके लिए कुछ स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और उनके रेस्पॉन्सिव बिहेवियर को स्टाइल किया हुआ है। फिर अगर फुटर के अंदर सोशल आइकन्स भी हम शो करवाएंगे तो उनके लिए कुछ स्टाइलिंग है यहाँ पर। कॉपीराइट टेक्स्ट के लिए स्टाइल्स हैं, और इसी तरीके से अगर आप फुटर को स्टिकी करना चाहें तो उस सूरत में भी कुछ हमने स्टाइल्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है। बैक टॉप ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिव स्टाइल्स भी हमने ऐड किए हुए हैं। अब मेन चीज़ ये है कि बैक टू टॉप की जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है। तो उसके लिए JS के फोल्डर के अंदर footer.js की फ़ाइल आप ऐड कर लेंगे।
और उसके अंदर आप ये वाला कोड जो है ये प्लेस कर देंगे। तो ये फाइल हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। इसमें सिंपल ये है कि हम उस क्लास को टारगेट कर रहे हैं जो हमारा बैकड्रॉप का बटन है, और थ्रेशोल्ड हमने डिफाइन किया हुआ 300 का, यानी जब 300 पिक्सल तक ये स्क्रॉल डाउन करेगा यूज़र, तब हम ये बटन जो है वो शो करवाएंगे, और फिर डायनामिकली जब उस पर क्लिक होगा तो उसको हम स्मूथली एनिमेट करते हुए इसको टॉप पर ले जाएंगे। ये जावास्क्रिप्ट कोड इसके लिए हमने लिखा हुआ है, और फिर हमने सिंपली इसको इनिशिएट करवा दिया अपने फंक्शन को। नेक्स्ट हमने जो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का कोड लिखा है अपने फुटर के लिए, उसको हमने एनक्यू करवाना है। तो जैसे हमने, अगर आपको याद हो, एनक्यू के फंक्शन फाइल के अंदर हमने जैसे हेडर का कोड इंक्लूड करवाया था, वैसे ही अगर आप देखें यहाँ पर हम CSS कोड फुटर के लिए और JS कोड जो है ऐड कर रहे हैं अगर बैक टू टॉप की फंक्शनलिटी जो है वो इनेबल्ड होगी। तो ये दोनों फाइल्स हम एनक्यू करवा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमने टेम्पलेट्स जो हैं वो कुछ क्रिएट करनी है अपने फुटर के लिए, फुटर के लेआउट्स के लिए। तो फुटर के लिए हमने यहाँ पर 3 टेम्पलेट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। एक तो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी footer.html, ये ऑलरेडी क्रिएटेड थी, इसको हमने अपडेट किया है। ठीक है, इसका कंप्लीट कोड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा बेसिकली डिफ़ॉल्ट फुटर का लेआउट होगा। ये 3 कॉलम्स फुटर होगा, और इसका कोड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सिंपल हमने ग्रुप ब्लॉक्स को यूज़ किया हुआ है और कॉलम्स ब्लॉक को यूज़ करते हुए इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें हम सोशल लिंक्स भी यूज़ कर रहे हैं, और इसमें नेविगेशन मेन्यू भी यूज़ कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अबाउट का सेक्शन है, और नीचे कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन भी हम शो करवा रहे हैं। एक ये लेआउट है हमारे पास। दूसरा एक सिंपल लेआउट है जो कि बेस्ट होगा अगर आप हेडर के लिए सेंटर्ड लेआउट यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैक्ड है टॉप टू बॉटम। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी स्टैक्ड होगा टॉप टू बॉटम, और बिल्कुल सिंपल बेस के अंदर इसको इन्फॉर्मेशन को शो करवा रहा है। इसका प्रीव्यू भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। फिर एक लेआउट हमने 4 कॉलम्स के लिए क्रिएट किया है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसमें हमने 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को शो करवाने के लिए, और बॉटम पे उसी तरीके से हम कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन और सोशल लिंक्स जो है वो शो करवा रहे हैं, और नेविगेशन मेन्यू भी शो करवा रहे हैं। अब इसका हम डेमो भी कर लेते हैं, और इन तीनों लेआउट्स को एडिटर के अंदर प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं। ये सारा कोड जो है तीनों लेआउट्स का ये यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, और इस कोड की एक्सप्लेनेशन भी ब्लॉग से देख सकते हैं। अब इसको प्रीव्यू करने से पहले थीम ऑप्शंस के पेज के अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। ऑप्शंस डैश पेज .php की फाइल के अंदर जो फंक्शन है आपका वर्साना रेंडर फुटर टैब्स, इसको सिंपली आपने अपडेट कर देना है। इसको जब आप अपडेट करेंगे तो इसमें हमारे पास ये 2 ऑप्शंस आ जाएंगी। शो बैकड्रॉप बटन, ये इनेबल डिसेबल आप कर सकेंगे, और दूसरा कॉपीराइट का टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और नीचे कुछ हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिस्प्ले करवाई हुई है। अब हम इसको एडिटर के अंदर देखते हैं। तो एडिटर को अगर आप लोड करें अपीयरेंस के अंदर जाकर, ऑल टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर अगर आप जाएं, तो इस टाइम पे हमारे पास हेडर के लिए 2 लेआउट्स हैं, सेंटर्ड और जो डिफ़ॉल्ट हमारा हेडर है। और फुटर के लिए अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारा फुटर 4 कॉलम्स वाला है, और ये सिंपल फुटर है, और ये हमारा 3 कॉलम्स वाला डिफ़ॉल्ट फुटर है। इन सब को आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। लेट्स से हम 4 कॉलम वाले फुटर को प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फुटर है वो डिस्प्ले होगा, और आप इस इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई और शॉर्ट कोड वगैरह ऐड करना चाहें न्यूज़लेटर के लिए, वो भी ऐड कर सकते हैं। और नीचे भी हमने एक नेविगेशन मेन्यू ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर ये कॉपीराइट का सिंपली हमने ब्लॉक यूज़ किया हुआ है, शॉर्ट कोड यूज़ किया हुआ है। इससे ये डायनामिकली पुल कर लेगा इन्फॉर्मेशन, और ये आपका सोशल आइकन्स हैं।
और इसको आप सेव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अभी बैक जाएंगे फ़िलहाल। और अब ये जो फुटर के लेआउट्स हैं, इनको आप किसी भी टेम्पलेट के अंदर डायनामिकली ऐड कर सकते हैं। चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट हम ये वाला लेआउट यूज़ कर रहे हैं अपनी टेम्पलेट्स के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट है हमारा, तो अभी आपको ये वाला लेआउट फुटर के तौर पर शो होगा। इसमें भी कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन है, अबाउट सेक्शन है, और ये 3 कॉलम्स लेआउट है, और नीचे नेविगेशन मेन्यू है। अब इसको हम अगर अपनी वेबसाइट को लोड करें तो इस टाइम पे आपको यही वाला लेआउट जो है वो एज अ फुटर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो बिल्कुल आप देखें 3 कॉलम्स का लेआउट है, एक नाइस लेआउट है। इसमें नेविगेशन मेन्यूज भी आपके परफेक्टली शो हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। नीचे ये देखें, ये उस शॉर्ट कोड से डायनेमिकली डेटा पुल हो रहा है कॉपीराइट का। तो ये एक नेविगेशन मेन्यू है नीचे जो आप शो करवा सकते हैं। इन नेविगेशन मेन्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं। इन नेविगेशन मेन्यूज़ पे आप क्लिक करके तो यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाके और यहाँ पर एडवांस्ड के अंदर आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप फुटर के लिए अलग से नेविगेशन मेन्यूज़ क्रिएट करके आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा हेडर भी रेडी है। हेडर के लिए 2 लेआउट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, और फुटर के लिए हमने 3 लेआउट्स जो हैं वो डिज़ाइन कर लिए हैं, जो हमारी थीम सपोर्ट करती है। एक नेक्स्ट चीज़ और भी देख लें कि अगर आप इसको मोबाइल के अंदर व्यू करेंगे तो ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा टॉप टू बॉटम स्टैक्ड वर्जन के अंदर। और एक और चीज़, ये बैक टू टॉप वाली फंक्शनैलिटी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ब्लॉग को देख लेंगे, और बाकी जो टेम्पलेट्स है हमारी उनका जो मेन कंटेंट सेक्शन है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो थीम है वो एक प्रॉपर एक शेप के अंदर आ जाएगी। आज हम ब्लॉग के लेआउट्स के बारे में बात करेंगे, और इसमें बुनियादी तौर पर हम 2 लेआउट्स बनाना सीखेंगे। एक तो हमारा मल्टी कॉलम लेआउट होगा, जिसमें हमारी जो पोस्ट हैं वो 2 या 3 कॉलम्स के अंदर शो होंगी। और दूसरा जो लेआउट है ब्लॉग के लिए वो हमारा सिंपल लिस्ट लेआउट होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है वर्डप्रेस के अंदर। और फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम साइड बार के मुख्तलिफ ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। साइड बार के लिए 3 ऑप्शंस हो सकती हैं जो हमारे 3 ऑप्शंस के अंदर सपोर्टेड है। एक तो फुल पेज होगा जिसमें कोई साइड बार नहीं होगा, दूसरी ऑप्शन है राइट साइड बार की, और तीसरी ऑप्शन है लेफ़्ट साइड बार की। तो ये 5 फीचर्स हैं जो आज की इस एपिसोड के अंदर हम अपनी थीम ब्लॉग वर्डप्रेस थीम के अंदर वर्डप्रेस ब्लॉग थीम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। थीम ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे हमारे पास जो ब्लॉग का सेक्शन है उसमें ये हमारे पास ब्लॉग के लेआउट्स हैं। एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, 2 कॉलम्स ग्रिड लेआउट है, 3 कॉलम्स ग्रिड लेआउट है। और अगर हम साइड बार की बात करें तो राइट साइड बार है, लेफ़्ट साइड बार है, नो साइड बार, फुल विड्थ पेज है। और इसी तरीके से जो आर्काइव का है, आर्काइव और ब्लॉग में डिफरेंस ये है, ब्लॉग वो होगा जो आपका एक ब्लॉग पोस्ट वाला पेज है, या वो हो सकता है, या अगर आपने ब्लॉग को एज ए होम पेज सेट किया हुआ है तो उस टाइम पे जो लेआउट आपको शो हो रहा है ये इस सेटिंग से कंट्रोल होगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो आर्काइव के पेजेस होते हैं, जैसे अगर आप किसी कैटेगरी को विज़िट करते हैं, जैसे इस टाइम पे मैंने इस कैटेगरी को विज़िट किया तो ये एक आर्काइव पेज है। इसी तरीके से अगर आप किसी यूज़र के स्पेसिफिक पोस्ट को विज़िट करते हैं तो वो एक आर्काइव पेज होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी टैग को विज़िट करते हैं और उस टैग से एसोसिएटेड जितनी भी ब्लॉग पोस्ट होंगी तो वो क्या होंगी, वो एक आर्काइव पेज होगा। ठीक है। तो आर्काइव पेजेस जितने भी होंगे उसके ऊपर कौन सा लेआउट यूज़ होगा वो ये वाली सेटिंग कंट्रोल करेंगे। इसमें एक ऑप्शन है सेम एज़ ब्लॉग लेआउट भी कर सकते हैं आप। अगर ये आप सेटिंग आप करेंगे तो जो सेटिंग आपने यहाँ पर डिफ़ाइन की होगी वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये इन फीचर्स का डेमो है। अब लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ब्लॉग के ऊपर अगर हम आएँ तो इसमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें मेंशन्ड है, जो चीज़ें हम इसमें बिल्ड करना चाह रहे हैं। जो लेआउट्स हम बिल्ड कर रहे हैं उनकी डिटेल्स मेंशन्ड हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हमने गुटेनबर्ग वे के अंदर ही क्यों इम्प्लीमेंट किया है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इसकी टेम्पलेट बनानी है। तो सब टेम्पलेट्स के अंदर हमने, आपको याद होगा, home.html को पहले
इम्प्लीमेंट किया था और archive.html को पहले डिफ़ॉल्ट कोड के साथ इम्प्लीमेंट किया था। अब आपने इन दोनों फाइल्स का कोड जो है वो अपडेट कर देना है। ये कंप्लीट कोड यहाँ पर मेंशन है और इस टेम्पलेट कोड को मैंने ऑलरेडी अपनी टेम्पलेट्स फाइल्स के अंदर ऐड किया हुआ है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ home.html, और ये सेम कोड यही जो है ये archive.html के ऊपर भी अप्लाइड है। अब ये डिफरेंशिएट कैसे करता है वो डिपेंड करता है आपने थीम ऑप्शंस के अंदर कौन सी सेटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर की हुई है। थीम ऑप्शंस के अंदर जैसे ही आप सेटिंग्स को चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो आपकी जो टेम्पलेट डैश फंक्शंस की फ़ाइल है इसके अंदर आपको याद होगा कि ये हमने ये फ़ीचर इम्प्लीमेंट किया हुआ था। सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट करें कि अगर होम पेज हो या आर्काइव पेज हो या सर्च पेज हो, इस पे आपने साइड बार से रिलेटेड क्लासेस ऐड करनी होती हैं। ये पहला फीचर है इसका साइड बार का। और इसमें सबसे पहले हम गेट कर रहे हैं जो साइड बार के लिए पोजीशन उसने सेलेक्ट की होगी यूज़र ने। 3 ऑप्शन हो सकती हैं, नन की ऑप्शन हो सकती है, इस केस में ये फुल पेज हो जाएगा, साइड बार शो नहीं होगा। राइट साइड बार हो सकता है और लेफ़्ट साइड बार हो सकता है। अगर तो उसने इसकी पोजीशन नन की हुई है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अगर नन के अलावा है तो हम एक क्लास इसमें ऐड कर देंगे हैज़ साइड बार की। ये सारी क्लासेस जो है ये CSS कोड के अंदर यूज़ हो रही हैं। और दूसरा ये है कि जो भी उसने पोजीशन सेलेक्ट की होगी साइड बार डैश वो आ जाएगी यहाँ पर। अब साइड बार अगर लेफ़्ट है तो साइड बार डैश लेफ़्ट अप्लाई हो जाएगा, बॉडी के अंदर क्लास ऐड हो जाएगी। और अगर राइट है तो साइड बार डैश राइट की क्लास जो है वो बॉडी के अंदर ऐड हो जाएगी। इसकी बेस पे हमने CSS कोड इसका सारा लिखा हुआ, CSS कोड भी हम एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है कि सिंपली अगर तो हमारा होम पेज है, यानी होम पेज 2 तरह से हो सकता है, एक वो सिंपल एक स्टैटिक होम पेज हो सकता है और दूसरा ब्लॉग पेज जो है वो एज अ होम पेज सेट हो सकता है। या सिंपल अगर ब्लॉग हो तो उन दोनों केसेस में ये वाली जो सूरत हाल है ये अप्लाई होगी। और इसमें हम सिंपली ब्लॉग का लेआउट गेट कर रहे हैं और इसकी ऑप्शंस ये हो सकती हैं लिस्ट, ग्रिड, 2 कॉल, 3 कॉल। और इस पे हम सिंपली बॉडी के अंदर क्लास ऐड कर रहे हैं ब्लॉग डैश लेआउट डैश जो भी उसने सेलेक्ट किया होगा यूज़र ने थीम ऑप्शंस के अंदर। डिफ़ॉल्ट हम इसको लिस्ट अटैच कर रहे हैं। फिर अगर ये आर्काइव पेज है या सर्च पेज है तो उस केस में हम आर्काइव लेआउट जो है वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर इनहेरिट है तो सिंपली यही वाली जो चीज़ें हैं ये अप्लाई हो जाएंगी। और अगर ये इनहेरिट नहीं है बल्कि आर्काइव का अलग से इम्प्लीमेंटेड है तो उस केस में आर्काइव लेआउट जो है वो हम बॉडी के अंदर क्लास ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अपने इस archive.html और home.html की बात कर रहे थे। इसकी बेस पे ये डिसाइड करता है कि मैंने साइड बार कौन सा शो करवाना है और जो हमारे ब्लॉग पोस्ट हैं उनको मैंने लिस्ट में शो करवाना है या उसको मैंने कॉलम्स की फॉर्म में शो करवाना है। और अगर कॉलम की फॉर्म में शो करवाना है तो 2 कॉलम बनाना है या 3 कॉलम बनाना है। ये बेसिकली हमारा साइड बार का कोड है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके भी आपको दिखा सकता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। और ये जो सिंपल हम गुटनबर्ग के ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई कस्टम हमने कोड इसमें नहीं लिखा हुआ। ये सिंपल इसके गुटनबर्ग के ब्लॉक्स हैं जिनको हम डिटेल के अंदर पहले स्टडी कर आए हैं। तो ये हमारा ओवरऑल लेआउट है। एक ओवरऑल हमारा मेन का एक टैग है, उसके अंदर हमारा ये एक ग्रुप ब्लॉक है। ग्रुप ब्लॉक के अंदर हमारे 2 मेन ब्लॉक्स हैं, एक क्यूरी ब्लॉक है और एक हमारा साइड बार के लिए ग्रुप ब्लॉक है। ठीक है, और साइड बार के अंदर हम मुख्तलिफ विजेट्स यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये सर्च का विजेट है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये कैटेगरीज़ का विजेट है और उसके बाद हमारा रिसेंट पोस्ट का विजेट है जो साइड बार के अंदर शो हो रहा है। और चौथा हमारा टैग्स का विजेट है जो हम साइड बार के अंदर शो करवा रहे हैं। अगर हम मेन क्यूरी ब्लॉक की बात करें तो उसमें सिंपली सबसे पहले हम फीचर्ड इमेज जो है वो शो करवा रहे हैं, उसको लिंक किया हुआ है हमने। और उसके बाद हम पोस्ट का जो मेटा है, मेटा इन्फॉर्मेशन वो शो करवा रहे हैं और मेटा के अंदर हम कैटेगरी शो करवा रहे हैं और उसकी डेट और ऑथर नेम जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं एज अ पोस्ट मेटा। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमारा पोस्ट का टाइटल है और उसके बाद हम पोस्ट की समरी शो करवा रहे हैं और फिर एंड पे हमारी पेजिनेशन आ जाएगी। और अगर कोई रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम नो पोस्ट फाउंड का टेक्स्ट जो है वो शो करवा रहे हैं। तो ये सिंपल इसका HTML का लेआउट है। और बाकी हमने उसकी डायनामिकली बॉडी के अंदर क्लासेस ऐड कर दी है, उसकी बेस पे हम CSS कोड जो है वो अप्लाई करेंगे। इसी कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप उनको देख सकते हैं। जो हमारा ब्लॉग से रिलेटेड CSS कोड है उसके लिए हमने एसेट्स के अंदर और CSS के फोल्डर के अंदर हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है blog.css की। ठीक है, और इसके अंदर हमारा ये सारा कोड अवेलेबल है। अब इसको अगर आप देखें ये कुछ स्टैंडर्ड इसकी स्टाइलिंग है, बेसिक स्टाइलिंग हमने ऐड की है
जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली है कि हम लेआउट्स को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें ये मल्टी कॉलम ग्रिड लेआउट है। और ये कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम कि सबसे पहले तो ब्लॉक डैश लेआउट डैश ग्रिड, ठीक है, और आर्काइव लेआउट ग्रिड, ये दो ऑप्शंस हैं ग्रिड की फॉर्म में और ब्लॉक के लिए और इसके आर्काइव के लिए। तो इसमें हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ग्रिड यूज़ कर रहे हैं और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और गैप को यूज़ करते हुए हम इसको ग्रिड लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपके 2 कॉलम्स लेआउट है तो उस केस में ये वाली प्रॉपर्टी आपने नोट करना है कि ये सब में चेंज होगी, बाकी तकरीबन स्टैंडर्ड है। 3 कॉलम्स के केस में हम इसको रिपीट कर रहे हैं 3 पे, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें जो हैं वो हर लेआउट के लिए हमने इसमें स्पेसिफाई की हुई हैं। बैकग्राउंड कलर्स और ये कलर्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये हमने जो theme.json के अंदर जो प्रीसेट्स डिफाइन किए हुए हैं हम उन्हीं को यूज़ करते हुए इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ से हमारी साइड बार की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। अगर इसमें साइड बार है बॉडी के अंदर ऐड किया हुआ है जो डायनामिकली हम ऐड कर रहे थे, तो उस केस में हमने जो ब्लॉग आर्काइव है जो हमारी मेन ग्रुप की क्लास है उसको हम ग्रिड लेआउट में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से नीचे अगर आप आए तो लेफ़्ट साइड बार अगर हो तो लेफ़्ट साइड बार के केस में इसको हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसका ऑर्डर जो है वो माइनस कर दिया है। और अगर नो साइड बार है तो उस केस में ये फुल विड्थ हो जाएगा। और अगर कोई साइड बार अवेलेबल नहीं है, नन है, तो उस केस में हम साइड बार को सिंपली हाइड कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले नहीं करवा रहे। फिर बाकी कुछ विजेट्स और पेजिनेशन के रिलेटेड जो है वो कुछ स्टाइल्स हैं और टैबलेट व्यू के अंदर और मोबाइल व्यू के अंदर हम कॉलम्स को सिंगल कॉलम या 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ CSS कोड जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और इन सारी चीज़ों को रेस्पॉन्सिव करने के लिए भी कुछ स्टाइल हमने ऐड किए हुए हैं। तो ये आ गया हमारा CSS का कोड। इन चीज़ों को मैं एक एक चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि इसमें वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये HTML और CSS क्लास नहीं है, बल्कि हम इसमें ब्लॉक थीम जो है वो डेवलप करना सीख रहे हैं, जो कि हमारा मेन मकसद है इस कोर्स का। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए स्पेसिफिक तो आप वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ये वो चीज़ है कि बॉडी क्लासेस को हम डायनामिकली ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के हमने थीम ऑप्शंस के अंदर कौन सा जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। ये चीज़ हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो blog.css की फ़ाइल ऐड की है इसको हमने डायनामिकली लोड करना है, तो वो एनक्यू के अंदर आपने ये वाला कोड ऐड कर देना है। ऑलरेडी हमने एनक्यू के अंदर ये वाला फंक्शन जो है वो ऐड किया हुआ है। आपने सिंपली इस कोड ब्लॉक को वहाँ पर उसी फंक्शन के अंदर ऐड कर देना है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। enq.php के अंदर हमने सिंपली ये वाला कोड ऐड किया है ब्लॉक के लिए, ये वाला। तो इसमें अगर होम पेज है, आर्काइव है, सर्च है या सिंगुलर पोस्ट है, तो उस केस में हम blog.css का जो फाइल है उसको लोड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है। अब इसको हम डेमो भी करके देख लेते हैं थीम ऑप्शंस को चेंज करके। डेमो हमने पहले भी इसका किया है। तो इसको अगर आप देखिए, अभी अगर 2 कॉलम्स हमारा ब्लॉक का लेआउट है, राइट साइड बार हमने सेलेक्ट किया हुआ है और आर्काइव लेआउट जो है वो स्टैंडर्ड है। तो ये हमारा है ब्लॉक पेज। तो ये 2 कॉलम्स पे है, इसको हम चेंज करते हैं लेट्स से 3 कॉलम्स और इसको अगर हम सेव कर दें और अब अगर आप इसको रिफ़्रेश करें तो अब ये कन्वर्ट हो गया है 3 कॉलम लेआउट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको जो हमने हमारा आर्काइव का लेआउट है वो हमने लिस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका लिस्ट लेआउट जो है वो इस तरीके से शो होता है। अब साइड बार का हम टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से हम इसका साइड बार जो है वो लेफ़्ट कर देते हैं। तो इस केस में अगर आप इसको सेव करें तो अब अगर आप अपने ब्लॉग पेज को रीलोड करें तो अब आप देखें आपका जो साइड बार है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है और जो पोस्ट हैं वो आपकी राइट साइड पे आ गई है। इसी तरीके से आप आर्काइव को भी विज़िट कर सकते हैं, इसमें भी अब जो साइड बार है वो लेफ़्ट पे मूव हो चुका है। इसी तरीके से आप बिल्कुल अगर फुल विड्थ करना चाह रहे हैं तो आप साइड बार को रिमूव भी कर सकते हैं, नो साइड बार कर दें। और इसको अगर आप अब सेव करें तो अब दोनों जो लेआउट्स हैं ब्लॉक के भी और इस पर आर्काइव के, इन दोनों पे जो साइड बार है वो शो नहीं होगा। तो ये फुल विड्थ जो है वो पेजेस आपके शो हो जाएंगे। और अभी अगर आप इसको दोबारा एक्टिवेट करते हैं, लेट्स से साइड बार को हम राइट साइड बार करते हैं
इसको मोबाइल व्यू के अंदर भी देख लेते हैं कि चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो रही हैं। तो अभी अगर आप इस ब्लॉग पेज को विज़िट करें तो राइट साइड बार है हमारा, इसको अगर आप मिनिमाइज़ करें तो ये देखें स्मूथली इसको सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, और फिर जो हमारा साइड बार है वो भी प्रॉपर वे के अंदर इसको शो करवा रहा है मोबाइल के अंदर भी। तो ये आज के इस एपिसोड के अंदर हमने ब्लॉग के लिए 2 लेआउट्स और साइड बार के लिए 3 ऑप्शन जो हैं उनको कॉन्फ़िगर करना सीखा है।